माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, अध्यक्ष महोदय, का भयंकर संकट है और ऐसे विकट संकट के ऊपर राज्य सरकार बिल्कुल किंग करते हुए मूड बनके ऐसा लोगों के साथ खिलवाड़ करी है। हजारों गायें तो मर चुकी है, सैकड़ों मैंने स्वयं नजरों से देखी है। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय बहुत चिंता करते थे अकाल के बारे में जब भाजपा शासन में थी, जबकि पूर्ण व्यवस्था थी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये इतने कानों में तेल डालकर आंखें मूंद के बैठे हैं, लोग मर रहे हैं। आज पेयजल का भयंकर संकट है। ऐसा कभी समय नहीं आया कि बिजली की कटौती 3-3 घंटे हो और पीएचईडी की स्कीम सबसे ज्यादा प्रभावित हो। टेल एंड्स के ऊपर तो अध्यक्ष महोदय 15-15, 20-20 दिन तक पानी नहीं जा रहा। कोई व्यवस्था की है आपने आज तक? अध्यक्ष महोदय, चारे की व्यवस्था के नाम पर हाल ही में इन्होंने डिपो चालू किए, लेकिन इन्होंने उन गायों का नहीं देखा कि जिन गायों के ऊपर इस काल का भयंकर संकट आने से वो ऐसी मरणासन हो गई थी जिसके अंदर खाकले से कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। इन्होंने किसी प्रकार के पशुओं के शिविर शुरू नहीं किए। नाटक करने के लिए एक एक जिले में 2-2, 3-3 शिविर खोल दिए हैं। क्या इसके ऊपर आपको कोई भी रहम नहीं आता? आखिर हमारी वो गौ माता कहलाती है भारत के अंदर। अध्यक्ष महोदय, ऐसे सारे संकट के अंदर उन मजदूरों के साथ आपने कैसा खिलवाड़ किया है? नाटक के ऊपर हमेशा होता रहा अध्यक्ष महोदय कि रिलीफ के ऊपर टेस्ट रिलीफ वर्क के नाम से शुरुआत किया जाए। अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार ने कितना पैसा अकाल के लिए राजस्थान को दिया है? अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए कितना पैसा दिया है, ये भी बताएं। प्रदेश के लोगों के साथ व्यवहार करें, मजदूरी के नाम पर उसके साथ रिलीफ वर्क शुरू करें, कीमतें बढ़ा के राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को धन्यवाद है। जगह जगह टैंकों द्वारा पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। प्रकृति की देन है जो जल स्तर घट गया है। जगह जगह स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से, जगह जगह पंचायतों के माध्यम से डीजल की कीमत आपने बढ़ा दी, किसान को मार दिया। तेल और डीजल के दाम बढ़ गए, उसके लिए क्या बोला आपने? फर्टिलाइजर के दाम बढ़ गए, उसके लिए क्या बोला? आपको जन जन की पीड़ा से क्या वास्ता है? तेल तुमने महंगा कर दिया। राजस्थान की जनता में, राजस्थान की तो गृहिणियों की बात है। तेल की कीमत बढ़ा दी आपने, के दाम बढ़ा दिए। आपने क्या किया? आपको आप ही संवेदनशील है। राजस्थान की सारी जिम्मेदारी आप ही के कंधों पर है। आप कब से संवेदनशील हो गए? काल पानी में पैसा नहीं दे रहे, इतना अन्याय हो रहा है। पुराने सामंतवादी लोग हैं, आपको राजस्थान की संवेदनशील क्या बात है? आपने 7 वर्ष से कुछ किया है और करना चाहती है। जिस तरीके से रहने के लिए इनकी केंद्रीय सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गैस के दाम दुगने कर दिए। सामान्य आदमी के लिए आज केरोसिन खरीदना एक मुश्किल हो गया है। उसका घर का चूल्हा बुझा दिया आपने, गरीब के घर का चूल्हा बुझा दिया। और आप सरकार के नुमाइंदे, आप बीजेपी की सरकार पर दबाव डालिए कि बढ़ी हुई कीमतों को वापस ले। इस तरह की सरकार आपने जो महंगाई करके गरीबों के केंद्र सरकार जानबूझ के राजस्थान की जनता के अकाल से संवेदनशील नहीं है। एक पैसा नहीं दे रही है केंद्र सरकार। आपने केंद्र सरकार को मना कर रखा है कि अकाल के लिए पैसा मत दीजिए। आपकी सरकार है, आपकी सरकार केंद्र में राजनीति कर रही है। अकाल के साथ में सरकार है, अकाल के साथ राजनीति कर पैसा नहीं देने दिया आपकी सरकार यदि चाहे तो अकाल के लिए पैसा दे सकती है। केंद्र सरकार बैठी है आपकी, वो चाहे तो पैसा दे सकती है।
आपकी सरकार जानबूझ के केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही अकाल के लिए। सेठों की चिंता है, आप दबाव डालिए, आप मानिए सेठों की चिंता है। पार्टी साहब दबाव डालिए कि केंद्र सरकार अकाल के लिए पैसा दे। अकाल के लिए पैसा नहीं देगी, हम हमारे संसाधनों से अकाल के लिए काम कर रहे हैं। इनको धन की आप पर्याप्त है। आप केंद्र सरकार को दबाव डालिए कि आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार जिसने एक पैसा नहीं दिया अकाल राहत के लिए, बीजेपी की सरकार ने एक पैसा नहीं दिया। आप चाहते कि पैसा तक नहीं दिया राजस्थान केंद्र सरकार से पैसा दिलवाइए। आपने क्या दबाव डाला? आपने पार्टी के नेताओं पर दबाव डाला क्या? आपने क्या कहा? आप दो मुंह बात क्यों कर रहे हैं? को मरवाने में तुम्हारा हाथ है। आपको चाहिए क्या राजस्थान आपका नहीं? क्या भारतीय जनता पार्टी के एमएलए का राजस्थान नहीं? क्या राजस्थान में अकाल है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कोई वास्ता नहीं उससे? सेठों के पक्ष क्या एमपीओ को नहीं? आपके लोकसभा के सांसद क्यों नहीं दबाव डालते? केंद्र सरकार पर उनको दबाव डालना चाहिए। आप पहले आपकी पार्टी के सांसदों को कहिए तो लोकसभा से लोग गांव छोड़ कर पलायन कर रहे हैं, पशु मर रहे हैं और राजस्थान सरकार संवेदनहीन हो रही है। भारत सरकार, दिल्ली सरकार हो रही है, दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही है, दिल्ली सरकार एमपी महोदय को कहिए, आप आपके एमपी महोदय को कहिए वो जाके धरना दे, वो पार्लियामेंट में धरना दे, पार्लियामेंट में धरना दे इस बात के लिए कि जब तक अकाल के लिए समुचित पैसा नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये धोरी आप लोग आपने अकाल का पैसा नहीं देने दिया दिल्ली सरकार को। आपकी सरकार पैसा क्यों नहीं देती है? बढ़वाई है रसोई गैस की, मिट्टी की तेल की कीमत आपने बढ़वाई है। शर्म आने की बात है। आपने 23,500 व्यवस्था का करना राज्य सरकार का दायित्व है। इस प्रकार से जेबें खाली जेबें केंद्र की सरकार को कुछ कह नहीं सकते आप, उससे पैसा दिलवा नहीं सकते। यहाँ कैसे पैसा आएगा? रेवेन्यू जनरेट होगा? नियम के अंतर्गत ये प्रश्न उठा रहे हैं। आपको केंद्र की सरकार से पैसा दिलवाइए, ऐसा नहीं चलेगा। से बोल रहे हैं आप? मैं मेरी गायों के लिए आपकी केंद्र सरकार ने कितना पैसा दिया अकाल के लिए? अकाल के लिए कितना पैसा दिया केंद्र सरकार ने? बताइए। आप अकाल का भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझ के भेदभाव करती है। किसानों की बात ये करते हैं। राजस्थान में जिस समय राज्य सरकार जवाब दे दे लोगों को। अध्यक्ष महोदय, इनकी केंद्र सरकार अध्यक्ष महोदय, किसान के किसानों के हित की बात नहीं कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने अकाल के नाम पे पैसा नहीं दिया राजस्थान को। बिल्कुल रसोई गैस की कीमतें बढ़ाई, मिट्टी तेल की कीमतें बढ़ाई, डीजल की कीमतें बढ़ाई, सारे कार्य सरकार कर रही है। शर्म आने की बात है। आपकी सरकार ने क्या किया? क्या केंद्र सरकार ने एक पैसा भी दिया? या अकाल की निरीक्षा से चूते को क्या दिया? अकाल के नाम के लिए सरकार को नहीं दिया। बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। सेठों के हिमायती चलेगी। आप लोग सेठों के हिमायती हो, किसानों के दुश्मन हो। आपकी सरकार ये अकाल के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। आपको आप अकाल के नाम पर डीजल की कीमतें कम करो, रसोई गैस की कीमतें कम करो। अकाल के लिए दिल्ली सरकार पैसा दो, किसी प्रकार अकाल के लिए दिल्ली सरकार पैसा दो। माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ। दिल्ली सरकार ने जो हमारा पैसा रोका है, बिजली को रोका है, पैसा दिलवाइए, डीजल की कीमतें बढ़ाई है। जिसके आप सेठ लोगों के हिमायती हो, आप किसानों की बात करते हो। राजस्थान की जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है। आज आपको दिख रहा है हमारी केंद्र में सरकार थी, राजस्थान के लिए अकाल के लिए भारी संख्या में पैसा मिलता था। चालू कर दी। आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। आप पहले आपके नेताओं को दिल्ली जाके बताइए कि राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ है और वो समुचित धन की व्यवस्था करे, तब जाके राजस्थान में। दिल्ली में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे, किसान विरोधी अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हुए हैं, वो किसानों का सत्यानाश कर दिया उसने। डीजल की कीमतें बढ़ा दी, मिट्टी तेल की कीमतें बढ़ा दी, खाद की कीमतें बढ़ा दी। दिल्ली सरकार किसान विरोधी है, वहां जाके पुकारो। आपको राजस्थान की जनता की पीड़ा क्यों सता रही है? यदि आप है तो आप सबके सब दिल्ली जाइए, आपकी पार्टी के अगर लीडर से कहिए कि वो राजस्थान को जो चाह गया वो पैसा अकाल का दे, तब अकाल का कार्य पूरा हो पाएगा। राजस्थान सरकार फिर भी अपने सीमित साधनों से अच्छे से अच्छा फेमिनिज्म चला रही है। किसानों को मिलने वाला डीजल इन्होंने महंगा कर दिया,
मिट्टी का तेल महंगा कर दिया, इन्होंने रसोई गैस की कीमतें बढ़ा दी और महंगाई बिल्कुल आसमान को छू रही है। सारे किसान दुखी है आज, और ये आज किसानों की बात करते हैं। अकाल राहत का पैसा इन्होंने देने नहीं दिया। ऐसा नहीं कह सकते कि वो फाइनेंस करे। सरकार केंद्र में बैठी है, उनसे कहिए फेमिन वर्ग के लिए फंड करे। आपकी सरकार ने आज दोगली बात आपकी नहीं चलेगी यहाँ पर। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं के ऊपर सबसे ज्यादा, अरे आप पहले केंद्र सरकार से कहिए कि जो डिमांडेड मनी है वो फेमिन वर्ग के लिए रिलीज करे। पीएचडी की कोई अलग से लाइन नहीं है बिजली की, सीधी अगर वो प्रभावित होती है तो वो टेल एंड के गांव है जो प्रभावित होते हैं। क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बिजली की कटौती कर दी, किसानों को बिजली दी दिल्ली सरकार ने, और आप लोग लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने राजस्थान की जनता को अपनी जनता नहीं माना है, और इस तरह इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो दोगली नीति कर रखी है। तो केंद्र में जो बैठी हुई है उनको चाहिए राजस्थान सरकार ने अकाल के लिए जो पैसा मांगे उसे दे, तभी फेमिन मार्ग पूरा हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी को आपने बैठिए मेरा ये निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी तो वेजिटेरियन है और इसलिए नहीं सकते, वो तो नॉन वेजिटेरियन हो सकता है। जानवर मार दिया, गायों को मार दिया। गाय को क्या छोड़ोगे आप? गाय की बात करने वालों की बात करते हो आप। आज मट्टी तेल से गैस का स्टोव नहीं चल रहा, आज रसोई गैस बंद कर दी, आपने गरीब का चूल्हा बंद कर दिया। ये है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हत्या के लिए पूरे माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के गरीबों के चूल्हे बंद कर दिए, आज केरोसिन दुगना कर दिया, आज गैस दुगनी कर दी, और अकाल के लिए एक पैसा नहीं दे रहे हैं। आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों अकाल के नाम भी पैसा नहीं दिया गया। सरासर गलत बात है। इससे बड़ी फिर आप यहाँ संवेदनशीलता की बात करते हैं, आप कल्याण की बात कर रहे हैं। रसोई गैस की कीमतें बढ़वाई तुमने, और किसान विरोधी हो तुम, गरीब विरोधी हो आप लोग। दिल्ली सरकार इस्तीफा दो, उनको रनिंग और राउंडिंग गरीब लोगों के चूल्हे बंद कर दो, मट्टी तेल को महंगा कर दो, गैस को महंगा कर दो, राजस्थान में किसी भी तरह का कोई इमदाद मत दो। ये है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का शासन। आप केंद्र में बैठे, आपको चाहिए आप पैसे इंसर्ट करें, आपको चाहिए सामूहिक दबाव बनाए भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर। राजस्थान की जो जरूरत है फेमिन वर्ग के लिए उसको पूरा करें। डेमोक्रेसी में काम कमेटी बैठा है, बिल्कुल कहीं कोई फेमिन वर्ग चल रहा है क्या? कोई फेमिन वर्ग नहीं चल रहा। अगर कहीं चल रहा है तो जांच कमेटी अध्यक्ष महोदय आपके सानिध्य में बने। प्रदेश में अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है मेरा। सदस्य जितने भी बोल रहे हैं वो एक आक्रोश में ये हमारा क्वेश्चन आवर है। इस क्वेश्चन आवर के बाद ये में कोऑपरेट करेंगे सुन लीजिए और क्वेश्चन आवर उसको हमारे चालू करिए। और आज शुरुआत होते ही इन्होंने इस तरह से गड़बड़ शुरू कर दी। इतने भयंकर अकाल में कोई पूछना और जरूरी है क्या? ताड़ना लीजिए, ताड़ना जो गए वो हमको भुगतने पड़ रहे। की स्थिति हमारे सामने ये बनी हुई है, इसलिए मेरा निवेदन है कि अकाल के ऊपर अगर सबसे पहले चर्चा करा ली जाए और इसके ऊपर सरकार कोई जवाब दे, और प्रदेश में जिस तरह की व्यवस्था बिगड़ रही है उसके ऊपर कोई कंट्रोल हो जाए तो क्षेत्र में शांति पैदा हो जाएगी। प्रदर्शन जी कार्यसूची गड़बड़ा रही है, तो मेरा भी ये निवेदन है कार्यसूची पूरे में प्रदेश में अकाल की छाया है और पानी पीने के लिए मवेशियों को पानी पीने की स्थिति बिगड़ रही है। बिना पानी के मवेशी मर रहे हैं और बीमारी का नाम लेकर के सरकार टालना चाहती है। तो मेरा ये निवेदन है
कि अकाल के काम अभी भी राज्य सरकार ने शुरू किए नहीं है, ना डेपू चारे शुरू किए हैं, ना पानी की व्यवस्था है। और बांसवाड़ा जिले की हालत तो इतनी बड़ी खराब है कि मैंने खुद ने देखा है कि वहाँ की स्थिति बड़ी खराब है, पशुधन हमारा खत्म हो जाएगा। इसलिए सरकार को कोई जवाब देना चाहिए कि चारा डिपो खुलने के आदेश है, जहाँ भी आपकी मांग होगी कर रहे हो। जयपुर में बरामदों की चिंता, और क्षेत्र में जाओ, काम चालू हो गए, क्षेत्र में काम चालू हो गए, यहाँ बरामदों की चिंता छोड़ो। ये पूंजीपतियों के बरामदों की तो आपको चिंता हो गई, आपको जो धन देते हैं, चुनावी चंदा देते हैं, उनकी तो चिंता हो गई। आपको चिंता थी, आप आपके नेताओं से कहते हैं दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में वो फाइनेंस करते, जो हमने पैसा मांगा है फेवी रिलीफ के लिए वो दिलवाते, उसकी तो चिंता नहीं है। बरामदे खाली करवा दो, बरामदे खाली करवाने होंगे। ये सोच है आप लोगों का, बीजेपी के लोगों को रुकवा रहे हो यहाँ पर बैठ करके। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सोच है कि बड़े बड़े जो सेठ साहूकार हैं, आपको काला धन मिलता है, उनकी पैरवी करें, उनके लिए गरीबों की कोई चिंता नहीं है। आपको आज गरीब बिजली का चूल्हा बंद हो गया, उसकी कोई चिंता नहीं है। केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, उसकी कोई चिंता नहीं है। आप आपकी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, आपको राजनीतिक रोटी सेकनी है और कोई चिंता नहीं है। आपको काला धन नहीं मिल रहा, इसकी परेशानी है। माने चाहिए, ये बीजेपी के लोग जो हैं गुमराह कर रहे हैं, इनके राज्य में मई और जून में और जुलाई में काम खोले थे और लोगों को तबाह कर दिया था। आपको काला धन चाहिए, पूंजीपतियों के मई और जून में काम खोले थे, स्टोरी मैन के जो बरामदे खाली हो गए, अतिक्रमण के महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आज सदन में चर्चा प्रारंभ हुई है। आप इस मुद्दे को, अकाल के मुद्दे को राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और अपना तथ्य रख सकते हैं। सुनिए, आपने बोला से आने वाले माननीय सदस्य और बिना से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव भी दिए, सरकार से सूचना मांगी है। उसके उपरांत भी आप ये समझते हैं कि अकाल के ऊपर अलग से चर्चा होनी चाहिए, तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मैं इसके लिए अलग से चर्चा करवा दूंगा। वहाँ पर कार्रवाई जो है, माननीय सब सदस्य जो कार्यकारिणी इसकी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं, उनसे बात करके और एक आपके मुकर करवा देंगे इसकी चर्चा का, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी और उसमें जो भी समय है उसको अलग अलग कामों में विभाजित कर दिया गया। प्रश्न ये आता है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा, ये मैं कह रहा हूँ, चर्चा सार्थक हो और उस चर्चा के अंदर जो राजस्थान में इस समय सबसे बड़ा संकट है वो मुख्य बिंदु बने। इस चर्चा में कई प्रसंग आएंगे, कई समस्याएं आएंगी और इसलिए मुख्य बिंदु अकाल को बनाया जा सके, इस प्रकार की स्थिति इस भाषण से नहीं होने वाली। प्रश्न ये है कि आप जो भी समय तय करें उस पर चर्चा तो हो जाएगी, लेकिन सरकारी पक्ष की ओर से इस सारी स्थिति पर आज एक वक्तव्य हो जाए तो कम से कम ये जानकारी तो मिले कि जो कुछ लोगों में धारणाएं बनी हुई है कि अकाल के क्षेत्र में कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ रिलीफ वर्क कई जगह चालू हो गए, कई जगह चालू नहीं हुए, कहीं पीने के पानी का संकट है और कहीं अकाल घोषित होने के उपरांत भी लोगों से कोऑपरेटिव बैंक्स की वसूली हो रही है, वसूलियाँ हो रही है, सब तरह की कई समस्याएं कन्वर्ट कर दिया गया। आपके पास कोऑपरेटिव का बिरा नहीं। मैं आप बिराजने की जरूरत नहीं है। आपने आज के 4 दिन पहले विज्ञप्ति निकाली है, केवल 4 दिन पहले, और कल आपको याद होगा मैंने एक बात कही थी कि जो विज्ञप्तियां गजट में प्रकाशित होती है वो अभी हमको उपलब्ध नहीं हो रही। अब उपलब्ध हो जाती या आप मेरे पास भेज देते तो मैं उसको पढ़ लेता, लेकिन आपसे निवेदन किया था। कल तो आप बड़े शांत थे और बिजनेस एडवाइजरी में तो आपने कहा कि ये पूरा प्रोग्राम रख लो। बिल्कुल सही है। हमने भी आपसे निवेदन किया, 4 दिन रखे हैं अध्यक्ष महोदय, 4 दिन रखे हैं इस बार।
आपने 3 दिन से ज्यादा कभी राज्यपाल के एड्रेस पर बहस नहीं रखी। खैर हमने 4 दिन रखे हैं आप इस वाद विवाद पर, बजट के बाद आपने 3 दिन से ज्यादा कभी नहीं दी। 4 दिन इसीलिए दिए श्रीमान कि आप बहस कर लीजिए। हमारे दोनों मिनिस्टर तैयार हैं और एक से मजबूत है, आपका मुकाबला मैं ये चाहता हूँ मुकाबला करें या नहीं करें, वो मुकाबला तो कर। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि अध्यक्ष महोदय जातियाँ तो हो रही है, जैसे भी देवी सिंह जी ने एक बात कही और मैं समझता हूँ राम सिंह जी इस बात से सहमत होंगे कि बिजली के और पानी के और बाकी के सामान्य कनेक्शन अलग अलग, जहाँ कनेक्शन टूटता है बिजली नहीं पहुँचती, तो जहाँ पानी बिजली से इकट्ठा किया जाकर लोगों को वितरित किया जाता है वो स्वतः ही ठप हो जाता है। आज कई प्रश्न ऐसे हैं जिनको आप 10 दिन के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते, 5 दिन के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका निपटारा तुरंत होना चाहिए। गायों की निकासी, गायें जा रही है, आप लोग चारा के कह रहे हैं कि चारा डिपो खोला है। इन सभी माननीय सदस्यों से मैं पूछना चाहता हूँ कि चारे के लिए जो कुछ आपने अनुदान दिया है ट्रांसपोर्ट के ऊपर, क्या राजस्थान के काश्तकार की आज इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं, परचेजिंग कैपेसिटी ऐसी है कि 3.5 या 4 रुपये किलो के हिसाब से चारा खरीदकर एक पशु को जिंदा रख सकता है? एक पशु पर 15 रुपये रोज का खर्चा हो तब पशु जिंदा होगा। आज ये क्वेश्चन पहले नहीं, पहले हमने जो ही सब्सिडी दी लोगों ने चारा खरीदने की स्थिति बना ली। मैं अभी जालौर जिले में गया था अध्यक्ष महोदय, मैंने भीनमाल में काफ़ी संख्या में ट्रक खड़े हुए देखे और ट्रक इसलिए खड़े थे कि हमारा चारा कोई खरीद नहीं रहा। हम चारा खरीदें कौन? काश्तकार खरीद नहीं सकते, इतना महंगा चारा खरीदने की स्थिति नहीं है। आज इसको उस प्रश्न के ऊपर आपको तुरंत विचार करना पड़ेगा। आज तक अकाल में अध्यक्ष महोदय आपने भी देखा होगा कि ग्रेटिट्यूअस रिलीफ लोगों को मिलती थी, वो रिलीफ की इस समय तक कोई घोषणा नहीं की है। आपने इस समय जून के मार्च के महीने में घोषणा की है, लेकिन कोई आपसे सवाल पूछ सकता है, आप जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें सहायता मिले, आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन के अंदर आपने काम खोलने की बात कही है नवंबर के महीने में, नवंबर में काम खोलेंगे, दिसंबर। अब आप थोड़े देर बैठ जाओ, आप थोड़े, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जितने काम खुले उस काम में पहले तो एक क्वेश्चन था कि बिना मटेरियल कंपोनेंट के काम खुलेंगे, मटेरियल कंपोनेंट की भी बात कही है। अभी तक जिलाधीश के पास मटेरियल कंपोनेंट के बारे में सैंक्शंस चली गई होंगी लेकिन धन नहीं गया और इसके कारण से काम यूं के यूं बंद पड़े। पानी का संकट है, चारे का संकट है और सबसे बड़ा संकट अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं गुलाब सिंह जी से कि वो स्वयं जाएं, मैं मुख्यमंत्री जी से चाहता हूं कि वो स्वयं जाएं और जालौर जिले की पथमेड़ा में जो गौशाला है उस गौशाला को देख कर आ जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैं अभी 5 दिन पहले उस गौशाला में चला गया और जाने के बाद में जो मैंने हालत देखी, मैं बच गया नहीं, मुझे खुद को बेहोशी आ रही थी, मुझे लोग वहाँ पर उठा। आपको नहीं है, आपको दर्द नहीं होगा, मैं सही, आपको दर्द नहीं होगा। गायें मर रही है और मरी हुई गायों को घसीट कर खड्डे में डाला जा रहा है। आज इस प्रकार की स्थिति बनी है, उस स्थिति पर मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आपके सामने आर्थिक संकट है या नहीं, मैं कहता नहीं, लेकिन यदि चर्चा होगी तो मैं कह सकता हूँ कि कोई राजस्थान की सरकार के सामने आर्थिक संकट नहीं है जिसके कारण से काम चालू नहीं किए जा सके। मैं ऐसा समझता हूँ कि राजस्थान के पास साधन है, साधन खर्च नहीं किए जा रहे हैं। खर्च, अगर खर्च साधन नहीं है तो क्या जिम्मेदारी हमारी है? क्या ये राजस्थान की जनता की जिम्मेदारी है कि सरकार के पास साधन नहीं है? सरकार साधनों की व्यवस्था करे, भारत सरकार से ले या किसी से भी ले, ये जिम्मेदारी है भारत सरकार से। दो आप बैठिए, मैं आज आपको बता दूं कि मैं मुख्यमंत्री था, अकाल कई बार पड़े, लेकिन मैंने आपसे कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास साधन नहीं है और मुझे दिल्ली में कांग्रेस की सरकार से आप साधन दिलाइए। आपने कई बार सहयोग मांगा, कभी नहीं, कई बार सहयोग मांगा, कई बार सहयोग मांगा, आप बैठ जाइए, और आपको सहयोग दिया लिबरली कांग्रेस वालों ने। अरे बस सब दिया, आपकी वकालत जाके करते थे, मेरी बात आपको संसाधन उपलब्ध करवाए। ये दुर्भाग्य है कि आप नहीं जा रहे, आप नहीं जा रहे, गायें मरती हुई देख रहे हैं, ये आरोप आप लगा रहे हैं और भारत सरकार को नहीं कह रहे। आपको 4 दिन के बाद माननीय नेता महोदय, आप बैठ जाओ, आज आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे। मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार से 2 ही प्रकार से साधन मिलते हैं।
एक तो सीआरएफ के मातहत। आप में से कोई सदस्य नहीं कह सकता कि सीआरएफ में भारत सरकार को जो किस्त राजस्थान को देनी थी उसमें एक पैसा भी बाकी है, कोई कह दे। प्रावधान है, वो कोई एहसान नहीं कर रहे हमारे ऊपर। मैं दूसरी बात, आज स्पेशल ग्रांट की मैं आपको कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। सवाल ये है, आप सीआरएफ का पैसा तो हमेशा फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक मिला, उसमें कहाँ है? वो तो आप मुझे बोलने दीजिए। मैं आज कहता हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं आज कहता हूँ कि इस समय कहते हैं पैसा नहीं है। सीआरएफ का 100 करोड़ रुपया राजस्थान की सरकार के पास बिना खर्च किए हुए पड़ा है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, मेरे भतीज यहाँ पीछे आपके बैठे हैं, 180 करोड़ रुपया मंडी समितियों का आपके पास पड़ा है। मंडी समितियों में एक वर्ष से आपने खर्चा नहीं किया, अब चालू किया है। आज 180 करोड़ रुपए में से बहुत कुछ पैसा अकाल राहत कामरूल से, डोर टेलिंग से किया जा सकता है। मैं तीसरी बात आपको फिर कहता हूं कि जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स का पैसा जितना भारत सरकार से लेना चाहिए वो उतना पैसा हम भारत सरकार से नहीं ले पाए, जिसके दो कारण हैं। पहला कारण, जो राजस्थान का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 25% का, वो 25% का कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, उसके कारण से भारत सरकार की स्पेशल स्कीम्स में जो रुपया मिलना चाहिए वो रुपया नहीं मिला। और दूसरा कारण ये है कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अभी तक हमने भारत सरकार को नहीं दिए। अब ये सारी स्थितियां हैं, जिन स्थितियों के मैं अध्यक्ष महोदय थोड़ा सा, अवैध रूप से ठेकेदारों ने वो शराब की दुकानें खोल रखी है, वो बंद करवानी है। प्रश्न संख्या बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं अध्यक्ष महोदय इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, हम विधानसभा की कार्रवाई में कोई विघ्न पैदा नहीं करना चाहते, आप भरोसा रखकर चलिए। लेकिन आप 35 मिनट 50 मिनट हो जाएं तो चिंता नहीं है। सब परंपराएं, सब नियम कानून उठा के ताक में रख दिए। और ये प्रश्नकाल पर आपके जितना अकाल राहत पे आपको जो कुछ कहना था, प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के प्रवचन आ गए हैं। सरकार नहीं बढ़ रहा। आप आज ऐसा विनम्र अनुरोध कर रहे हैं। नहीं, आज ऐसा कोई प्रश्न तो नहीं आ रहा जिसको आप टालना चाह रहे हो। आज शराब माफिया का प्रश्न है, आप नहीं चाहते कि शराब माफियों के प्रश्न पर यहाँ पर चर्चा हो। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे विषय हैं ये जिन विषय पर निर्णय करना चाहिए। दूसरा जो मैं आपने कहा कि भारत सरकार पैसा देती है, दूसरा है NFCR का, नेशनल फंड फॉर कैलेमिटी रिलीफ। उसमें कुल भारत सरकार का पैसा जो है वो 700 करोड़ रुपया। 700 करोड़ में 500 करोड़ रुपया उड़ीसा के जो साइक्लोन वाले थे उसमें खर्च हो गया, बाकी की स्टेट्स में जहाँ साइक्लोन आया उसमें खर्च हो गया। अब वो 700 करोड़ रुपया बढ़े। मैंने भी कोशिश की है, गहलोत साहब ने भी कोशिश की है। एक बार मुझे 21 करोड़ रुपया मिला जब भरतपुर में यहाँ बाढ़ आया। दूसरा पिछले अकाल में 21 करोड़ रुपए मिला। कोई स्टेट वो भी कुछ भी हो, लेकिन आज केवल ये कहकर चले कि भारत सरकार हमें पैसा देगी तभी हम अकाल राहत को हम खोलेंगे, भारत सरकार पैसा देगी तभी हम चारे का प्रबंध करेंगे, भारत सरकार का पैसा देगी तभी हम पानी की व्यवस्था करेंगे, ये काम नहीं चल सकता। मैं समझता हूँ कि यदि आपके सामने पैसों का संकट है, जो मैं नहीं मानता कि कोई संकट नहीं है पैसों का संकट। आज आप एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1500 करोड़ रुपए का कर्जा ले रहे हैं। आप कहीं से कर्जा भी ले सकते हैं। आज दुकानें तुड़वाने के लिए आप कर्जा ले रहे हैं, तो आप क्या चारे के लिए कर्जा नहीं ले सकते थे? पीड़ा मेरी नहीं है, ये पीड़ा आपकी होगी। आ गई, आपको नैतिक अधिकार नहीं है। अगर भारत सरकार पैसा नहीं देती तो बोलने का ये पीड़ा भारतीय जनता पार्टी के किसी भी माननीय सदस्य को नैतिक अधिकार नहीं है अगर भारत सरकार पैसा नहीं देती है तो। और राजस्थान की सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम भारत सरकार के भरोसे हैं। राजस्थान की सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प है कि इस राज्य में किसी को अकाल पीड़ित को जो सहायता करनी पड़ेगी अपने दम पे करेंगे, लेकिन आपको नैतिकता नहीं है इस बात। मैं आपको ये बता दूं, अभी तो आप तोड़ की बात कर रहे हैं। आपकी पीड़ा यह है कि बरामदे खाली हो गए। आप घुमा फिरा के कहीं तो जयपुर में बुलडोजर बोलेंगे, लीडर भी और बोले जाएंगे। ये लीडर भी आपके नंबर बुलडोजर चलवा दो, ये कर सकते हो आप। इससे हमारे दल के नेता बोल रहे हैं या सत्ता दल के नेता बोले, उसके बीच में इंटरवीन करना उचित नहीं है। हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति थी तो खाली करा लिए। आपकी
अभी तो इच्छा शक्ति का परिचय मालूम पड़ गया था। ये तो स्ट्रॉन्ग विल पावर का सवाल है। हमारी दी तो खाली करा लिए, आपकी पीड़ा तो सामने आई गई। यदि आपके दल के नेता बोलेंगे तो उसको भी हम इंटरव्यू करेंगे, नहीं बोलने देंगे। आप तो नुमाइंदगी कर रहे हैं पूंजीपतियों की, काले धन के लोगों की। कहीं किसी को नहीं दी गई है। हम इंटरवीन करेंगे, इंटरव्यू नहीं, उनकी पैरवी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने भूमाफिया वालों की पैरवी कर रहे हैं। उसमें नाटक चल दिए। आज उसका पीसा पोया जो है भारत सरकार को देना पड़ रहा है। उपयोगिता प्रमाण पत्र इन लोगों ने 8 सालों तक नहीं जमा कराए और आज हमारी सरकार कोशिश कर रही है और 762 करोड़ रुपए की उपयोगिता प्रमाण पत्र इकट्ठे कर लिए हैं और ये अभियान चलाया जा रहा है। आप भारत सरकार से पैसा दिलवाइए। अकाल रात मंत्री का स्टेटमेंट आज हो जाए और अकाल रात मंत्री के स्टेटमेंट से ये जानकारी मिल जाए कि संकट क्या है, उसके समाधान कैसे हो रहा है, समाधान की किस प्रकार की कमियां हैं, और फिर आप जो समय निश्चित करें उस दिन इसके ऊपर डिबेट हो। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के सम्मानित सदस्यों ने और प्रतिपक्ष के नेता ने राजस्थान में अकाल की समस्या के संबंध में, ये तो मैं नहीं कहने जा रहा था, जो चिंता व्यक्त की है, राजस्थान सरकार भी उतनी ही चिंतित है और उसे ज्यादा गंभीर स्थिति में मान करके कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी। कल चूंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस प्रकार का कोई संकेत नहीं था, इसलिए मैं आज तैयार होकर के तो नहीं आया हूं, लेकिन मैं कल और परसों छुट्टी है, सोमवार को अब तक राजस्थान सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों को, पशुधन को बचाने के लिए किए गए प्रयासों को और सब कामों के संबंध में जो निर्णय राज्य सरकार ने लिए और उसकी क्रियान्वित की दिशा में जो कदम उठाए हैं, मैं सोमवार को दोपहर के बाद में माननीय सदस्यों को सारा मटेरियल सप्लाई कर दूंगा। मुझे कोई छिपाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार चाहे कर्ज में डूबी हो, चाहे कुछ भी हो, मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिए हैं कि पशुधन को बचाने के लिए, पीने की पानी की समस्या के लिए और रोजगार देने में सरकार किसी तरह की कोताही नहीं करेगी और हमने ये निर्णय लिया है। और मैं आपको भी आश्वस्त करना चाहता हूं, समय समय पर मैंने आपसे भी अनुरोध किया था और आज फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि नेशनल कैलामिटी फंड से अगर उड़ीसा को 200 करोड़ या 400 करोड़ प्रधानमंत्री विशेष अनुदान दे सकते हैं, तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, राजस्थान के मुख्यमंत्री होने के नाते आपने देखा होगा कि राजस्थान के पिछले इतिहास को आप देखें, केवल 2 साल अच्छे निकले, लगातार अकाल पड़ता रहा है। उड़ीसा से गंभीर समस्या राजस्थान की है, एक तरफ पहाड़ी इलाका है तो एक तरफ रेगिस्तानी इलाका है। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, नेशनल कैलामिटी रिलीफ फंड में अगर उड़ीसा को 200 करोड़ मिल सकता है, 500 करोड़ मिल सकता है, तो राजस्थान में जो दूसरे वर्ष भयंकर अकाल की स्थिति में है, आप और हम सब मिलकर के क्यों नहीं कहेंगे राजस्थान को भी 200 करोड़ की मदद कीजिएगा। नेशनल कैलामिटी रिलीफ फंड केवल उड़ीसा के लिए नहीं है, नेशनल कैलामिटी रिलीफ फंड पूरे देश के लिए है, उसका हिस्सा पूरे देश को मिलना चाहिए था, वो हमारे को नहीं दिया गया। केवल उड़ीसा में चुनाव होने की वजह से इस धन का उपयोग किया गया है। मैं कहना नहीं चाहता, मैं इसको राजनीतिक रंग में ले जाना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि उड़ीसा में चुनाव थे, नेशनल कैलामिटी रिलीफ फंड का सारा पैसा आपने वहां लगा दिया और दूसरे राज्यों को आपने वही का वही रख दिया। मैंने अभी कृषि आप विराजो सरकार में, आपका जवाब तो दे दूंगा, मैं सिर्फ संक्षेप में 1 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ। जी, आप सोमवार को स्टेटमेंट देने के लिए आप तत्पर हैं और सर मैंने और आप डिटेल में बात सर मैंने निवेदन कर दिया कि मैं सोमवार को सारे तथ्य, डिटेल में जो फैक्चुअल पोजीशन सारे तथ्यों को मैं प्रस्तुत कर दूंगा, कोई छिपाने का सवाल बना नहीं। तैयार होकर के आए उस दिन जो है, ये तो कहने दीजिए इनको। श्री ब्रजेंद्र सिंह सूपा,
अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका इस संरक्षण की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न लगा हुआ था 21 नंबर। मैं निवेदन करूँ अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, एक तारांकित सवाल मेरा इसमें लिस्टेड है 21 नंबर पर। अध्यक्ष महोदय, उसमें उत्तर में ये कहा है कि चूंकि ये प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए ग्राह्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह एक दूसरा सवाल 16 नंबर पर लगा हुआ था माननीय सदस्य का, वो भी उसको भी स्थगित किया गया। अध्यक्ष महोदय, हमें एक ही तो मौका मिलता है कि हम प्रश्नकाल के माध्यम से बात कीजिए, प्रश्नकाल के माध्यम से हम कुछ जानकारी ले सके। अध्यक्ष महोदय, आपके लिए मेरा निवेदन है, बैठ जाइए, इस पूरे प्रकरण को आप दिखवाएं। मेरी निजी जानकारी में एक मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज चैम्बर में आपसे चर्चा हुई थी और मैं इसकी जानकारी ले रहा हूँ। चैम्बर में चर्चा हुई थी, मैं इसकी जानकारी ले रहा हूँ। मैंने आपको आश्वासन दे दिया था उसको। श्री मोहम्मद माहिर आजाद, श्री शैलेंद्र जोशी। प्रश्न संख्या 3। माननीय अध्यक्ष महोदय, भाग संख्या 1। जी हाँ, राज्य में संचालित उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित मानदंड के अनुसार छात्रों की संख्या के अनुपात में अध्यापकों के पद स्थापना हेतु एवं इस प्रकार सामान्यीकरण द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों के रिक्त पदों की यथासंभव पूर्ति हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पत्र क्रमांक शिविरा माध्यमिका 348/99 दिनांक 4/10/99 तथा पत्र क्रमांक शिविरा निजी 99 दिनांक 4/11/99 द्वारा उप निदेशकगण शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे। इस समानीकरण समायोजना के फलस्वरूप होने वाले हस्तांतरणों के संबंध में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक 9/12/99 द्वारा शिथिलन प्रदान किया गया था। संबंधित आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट क पर संलग्न है। भाग संख्या 2। जी हाँ, उक्त आदेशों की पालना में विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई एवं लाडनू के विद्यालयों में भी अधिशेष अध्यापकों को समानीकरण के आधार पर समायोजित किया गया है। आदेशों की प्रति परिशिष्ट ख पर संलग्न है। भाग संख्या 3। जी हाँ, अधिशेष अध्यापकों को ऐसे विद्यालयों में जहां शिक्षकों की कमी थी वहां पर समायोजन किया जाकर पालना की गई है। भाग संख्या 4। जी नहीं। भाग संख्या 5। जी हाँ, परिवेदना के आधार पर जिन अध्यापकों के समायोजन किए गए का विवरण परिशिष्ट ग पर संलग्न है। किसी भी अध्यापक का परिवेदना के आधार पर एक से अधिक बार समायोजन नहीं किया गया है। भाग संख्या 6। समानीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा स्थानांतर पर प्रतिबंध में दी गई शिथिलता के अनुसरण में राजकीय माध्यमिक विद्यालय गढोरा में 2 शारीरिक शिक्षक होने के कारण अधिशेष शारीरिक शिक्षक का समायोजन राजकीय माध्यमिक विद्यालय बढ़िया कला बांदीकुई में रिक्त पद पर किया गया है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से ये निवेदन करना चाहूँगा कि एक तरफ तो राजस्थान के शिक्षा विभाग ने ये बता के कि किन्हीं विद्यालयों में छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकगणों की संख्या ज़्यादा है और सामान्यीकरण योजना की, इसके लिए ये एक पवित्र सोच और अच्छे कार्य के लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तत्कालीन शिक्षा मंत्री को और आपको। किंतु माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी गणों ने राजस्थान के समस्त जिलों में, खासतौर पर दौसा जिले में इसका एक राजनीतिकरण कर दिया, व्यवसायीकरण कर दिया। इसमें अनियमितताएं बरती, भ्रष्टाचार हुआ और मेरे पास वो उदाहरण है कि जिसके द्वारा मैं ये बता पाऊँ कि एक समानीकरण के नाम पर समानीकरण लेकर के असमानीकरण किया, अनियमितताएं बरती और उसमें शिक्षकों को परेशान किया गया। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे पास करीब 1 दर्जन नाम है जिसमें कि समानीकरण की योजना को ताक में रखा गया। आपकी शिक्षा मंत्री महोदय भावना अच्छी हो सकती है, किंतु आपकी भावना अच्छी होने से कोई वास्ता नहीं। यदि यथार्थ में यदि निचले स्तर पर, यदि जिले स्तर पर, उप जिला स्तर पर शिक्षकों में समानीकरण के नाम पर पक्षपात करके पैसे का देन लेन करके इस तरह की बात होती है, तो मैं समझता हूँ कि ये हम एक जो शासन है जिसमें कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कह रखा है कि भ्रष्टाचार को इरेडिकेट करेंगे,
वो नहीं हो पा रहा है। मैं आपको नाम बता रहा हूँ, एक जगराम अध्यापक जिनको पहले कोलाना में थे, इनको सरप्लस बता के कालाखो अंबाड़ी सिकराय कर दिया गया। उसके बाद इन्हीं को ही समायोजन से वहाँ से हटा के टिगरिया में कर दिया गया, जबकि टिगरिया जो तीसरी जगह किया है वहाँ पर भी सरप्लस नहीं है वो, और वहाँ पर भी बता दिया कि यहाँ पर कोई सरप्लस की पोस्ट नहीं है, यहाँ पर नहीं आने चाहिए थे। इसके अतिरिक्त दूसरा श्रीमती विजय वैद, इनको भी किया गया। कैलाश वेदवाल, मोहनलाल, रामकिशोर, इस तरीके से करीब 1 दर्जन ऐसे ट्रांसफर किए गए हैं कि जो समानीकरण योजना में कतई ट्रांसफर नहीं हो सकते थे। इस तरीके से जो सरकार की मूल भावना थी कि प्रोपोर्शनेटली टीचर हर स्कूल को मिले और शिक्षक विहीन स्कूल नहीं रहे, उसके बदले में जिला शिक्षा स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी गणों द्वारा मनमानी की गई है। इस मनमानी जो की गई है उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम विधायकगण अपने दृष्टांत दे रहे हैं। आपको लिखित में मैं निवेदन करूंगा, मुझे विश्वास दिलाइए कि इसकी जांच हो और जिन्होंने जो एक सिद्धांत है उसके खिलाफ जाके, समानीकरण के खिलाफ जाके ट्रांसफर किए हैं, उनको आप दंडित करेंगे, तभी हमारी सरकार की एक जो सच छवि है वो उभर के आएगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बातें, जो जिन माननीय अध्यापकों का नाम दिया है और भी नाम दे दें, समानीकरण के नियम के खिलाफ किसी भी डीओ ने यदि आदेश निकाले हैं तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और नियमानुसार उनको सबको ठीक कर दिया जाएगा। ये बांदीकुई में ही करेंगे या सीकर में भी? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बांदीकुई का मामला नहीं है, ये मसला हमारे यहाँ भी हुआ है कई जगह इस प्रकार के। आपसे निवेदन है आप हमारे ऊपर भी इसी प्रकार ध्यान देंगे और इस मामले को मतलब सभी जगह के लिए लागू करें। मैं भी आपको कई उदाहरण ऐसे दे सकता हूँ जहाँ इस प्रकार का काम हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से निवेदन करूंगा अगर आप इसको पूरे राजस्थान में ही दिखा लें। आपने डिजायरों के आधार पर ट्रांसफर नहीं हुए, इन्होंने ट्रांसफर कर दिए उनके। मेहरबानी करके आप सबकी ओर से इस मतलब बात को रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न माननीय बांदीकुई से अन्य सदस्य ने पूछा है, लेकिन मैं उनके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि समानीकरण के नियमों के विपरीत किसी भी डीओ ने यदि कोई आदेश निकाले हैं, आप मुझे सूचित कर दें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अनुसार सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक निवेदन और है मंत्री महोदय, जहां से निकाले गए और वहीं फिर वापस लगाए गए, ये स्थिति भी आप देखिए। समानीकरण के हिसाब से कुछ अध्यापकों को निकाले। भैया नाम दे दीजिए, उसमें कह रहा हूँ ना, बाकी क्या बचा है। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही है कि समानीकरण के नॉर्म्स पहले आपने ये तय किए कि जहां अधिशेष अध्यापक हो तो अधिकतम ठहराव वाले अध्यापक को हटाया जाए और रिक्त स्थान पर उसको लगाया जाए? एक बात, क्या ये सही है कि बाद में आपने नॉर्म्स बदले क्योंकि कई जगह पे अध्यापक ज्यादा हो गए और आपने ये नॉर्म्स बनाए कि जो सबसे कम ठहराव वाला अध्यापक है, एक्सेस तो हुआ है, जो टोटल स्ट्रेंथ है, मान लीजिए 20 अध्यापक है और 22 हो गए, तो जो सबसे कम ठहराव वाला अध्यापक है उसको हटाए। जी, ये प्रश्न संख्या 5 है, प्रश्न संख्या 1 का भाग 5 है, वो उस पर अप्लाई करता है। इस प्रकार से कुछ अध्यापक ऐसे हैं जिनका पहले भी समानीकरण में ट्रांसफर हुआ और बाद में भी हुआ और वो नियमानुसार हुआ, ये नहीं कह रहा हूँ मैं आप, लेकिन आपने नियम बदला क्यों? हमने हमने नियम बदला, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई नियम नहीं बदला है। जो नियम बनाया गया है उन नियम की पालना में आपकी जानकारी में कोई भी केस हो तो आप लिख के दें, मैं उस नियम के अनुसार काम करूंगा। पर एक बात समझ लें, समानीकरण में उस अध्यापक को परिवेदना का अधिकार दिया गया था। उस परिवेदना के अधिकार में यदि वो जगह खाली मिल गई तो उस परिवेदना के अंतर्गत उसको एडजस्टमेंट किया। इसलिए आप दो चीजों को कंफ्यूज नहीं करें। हमने अधिकतम ठहराव के आधार पर, छात्रों की जो 1:49 के आधार पर, सब्जेक्ट के आधार पर, इसलिए आप जो कह रहे हैं ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। आपके पास स्पेसिफिक एग्जांपल हो तो गिव मी द एग्जांपल, आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट। मंत्री जी, मेरा सवाल सीधा है, मेरी कोई शिकायत महोदय, मेरा ये सवाल है और मेरी कोई कर्मचारी से शिकायत नहीं। सरकार ने मौका दीजिए, सरकार ने पहले ये नियम बनाया या नहीं बनाया? सवाल है एक अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं प्रश्न करता हूँ, मेरा प्रश्न है ये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूँ कि आपने प्रश्न के भाग 4 में उत्तर दिया है जी नहीं, अब आप कह रहे हैं हम जांच कराएंगे, तो आपको इसमें उत्तर ये देना चाहिए था कि हम जांच करा रहे हैं। आप यहाँ कह रहे हैं
कि समानीकरण के नाम पर एक अध्यापक का 5-5 बार ट्रांसफर हुआ, एक ही महीने में 5 बार हुआ, वो क्या समानीकरण हुआ? और जिसको जहाँ लगाया उसको घूम फिरा करके जहाँ हटाया वहीं लाके छोड़ दिया, ये क्या समानीकरण हुआ? दूसरा मेरा ये, आपने छात्रों का आधार बताया, एक स्कूल में 300 छात्र है, वहाँ अध्यापक 4 है और 250 है, वहाँ 10 है। इसलिए आपको सारी जांच करके ही इसका उत्तर देना चाहिए था। आपने भाग 4 में कहा जी नहीं, और अब कह रहे हैं जांच। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा है उस पर अभी भी कायम हूँ, जो मैंने बात कही है उस पर अभी भी कायम हूँ, जो मैंने उत्तर दिया वो सही उत्तर दिया है। आपकी जानकारी को करेक्ट कर लें। छात्रों की संख्या ये समानीकरण का सवाल नहीं है। उस विषय में किसी विषय के अंदर कितने सब्जेक्ट में 49 यदि विद्यार्थी हैं, उससे कम विद्यार्थी थे तो वहाँ 2 अध्यापक को 1 अध्यापक को हटाया। टोटल स्ट्रेंथ को आधार नहीं बनाया, हमने सब्जेक्ट को आधार बनाया, और हमने आधार बनाया है कि जो मिडिल स्कूल है उन मिडिल स्कूल में जो छात्रों की संख्या है उसको आधार बनाया। इसलिए आपके प्रश्न को वापस करेक्ट कर ले। यदि आप सेकेंडरी के संबंध में पूछ रहे हैं तो विषय आधार है, उसमें उस विषय के कितने विद्यार्थी थे। यदि आप मिडिल स्कूल का प्रश्न पूछ रहे हैं तो मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल में 1:49 के जो छात्रों का अनुपात है उसमें टोटल छात्रों की संख्या के आधार पर हमने किया है। मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी जो जानकारी है उस जानकारी से आपके पास जानकारी सही है तो कृपया मुझे लिख के दे दें, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अभी जो मैंने उत्तर में जवाब दिया है मेरे अधिकारी की पूर्ण जानकारी के आधार पर दिया है। ये नहीं है, प्रश्न का भाग 4 ये है, क्या यह सही है कि उक्त कार्रवाइयों में अधिकारियों ने सरकार के आदेशों के विपरीत पदस्थापन आदेश जारी किए हैं? नहीं किए, मैं नहीं किए, फिर रिपीट कर रहा हूँ, नहीं किए। मैं बताऊंगा, आप एक्शन ले लेंगे, क्या प्रश्न है इसमें? क्या इसमें क्या तकलीफ है? हम कह नहीं किए, आप लेकिन हम कार्रवाई कर देंगे, इसमें क्या तकलीफ है? जब आपको जानकारी नहीं है तो नहीं। मुझे जानकारी है कि हमने नहीं किए, मैंने अधिकारी से सूचना लेने के बाद जवाब दिया कि मैं इसमें नहीं किए। आपके पास जानकारी दे, मैं उसके जिसने गलत सूचना दी उसके खिलाफ कार्रवाई कर लूंगा। मैं ये आपने जो आदेश पेश किए इनको, ये जो आपने आदेश पेश किए इस प्रश्न के उत्तर में, उनमें ये है कि एक अध्यापक का 3-3 बार हुआ। मंत्री जी मेरे प्रश्न को समझने का कोशिश कीजिए आप। मेरी कोई शिकायत नहीं है अधिकारियों से। राज्य सरकार ने पहले समानीकरण के नियम ये बनाए कि जहां अधिशेष, हमने कोई नियम में परिवर्तन किया नहीं। आप बार-बार प्रश्न पूछ रहे हैं, हमने जो नियम बनाए वही नियम है, हमने कोई नियम परिवर्तन नहीं किए। हमने जो शुरू से नियम बनाए उसमें किसी भी जगह परिवर्तन नहीं किया। फिर आप प्रश्न पूछे तो माननीय मंत्री जी, आप समानीकरण के नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पे रखेंगे? हमने रख दी है, सदस्य को जवाब दे रख दी हमने, सदस्य हाँ जी रख दी। अब मेरा जो प्रश्न है, आप बार बार कह रहे हैं परिवर्तन नहीं किया, एक्सेस स्टाफ में आपने कम से कम ठहराव वाले को हटाया नहीं हटाया? अभी आपने एक्सेस स्टाफ में कम से कम ठहराव वाले को आपने नहीं हटाया है, हमने अधिकतम ठहराव वाले को हटाया है। पहले नहीं अभी भी हमने अधिकतम ठहराव वाले को हटाया है। परिवेदना में यदि जगह खाली थी और उसमें वो आदमी वहां पर आ रहा है तो दैट इज एक्सेप्शन। बाकी आज भी नियम वही है कि उस विषय में यदि अधिकतम ठहराव का टीचर है तो सबसे पहले उसी को हटाए। ठीक है, ये आप ये कार्रवाई नहीं करेंगे। श्री मदन निरावर। प्रश्न का भाग 1, सेवानिवृत्ति की आयु में कमी इसलिए की गई ताकि रोजगार हेतु कुछ पद उपलब्ध हो सकें तथा सेवानिवृत्ति से रिक्त जिन पदों को भरा जाना आवश्यक था उन पर नियुक्ति दी गई। 2, जी नहीं। 3, प्रश्न ही नहीं उठता। 4, अनावश्यक पदों को ही समाप्त किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि कुल कितने पद पहले रिक्त थे तथा सेवानिवृत्ति से कितने पद रिक्त हुए तथा उनके बदले में कितने पदों को भरा, किस किस विभाग में कितने कितने को लगाया। दूसरा मेरा है, आपने कहा है कि जी नहीं दूसरे खंड में कि 60 से 58 वर्ष करते समय ये तय किया था कि जो सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त होंगे उनको बेरोजगार युवकों को नौकरी देकर भरा जाएगा। आपने कहा जी नहीं। इसमें मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 अप्रैल 99 को इसी विधानसभा में कहा था, ये कहा था कि जो 58 से 60 वर्ष जो आयु की है, 60 से जो 58 वर्ष आयु की है और उससे जितने भी रिक्त पद होंगे उसको शीघ्र भरा जाएगा। क्या यह असत्य था? इन दोनों प्रश्नों का जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय, अगर आप इस प्रश्न के भाग 2 को गौर से देखें, क्या ये सही है कि सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 58 वर्ष करते समय यह तय किया था, जो पद सेवानिवृत्ति के कारण, जो पद सेवा, अब रिटायरमेंट में 58 साल की उम्र में अध्यक्ष महोदय या 60 साल की उम्र में जो लोग रिटायर होंगे, 1, 2, 3, 4 प्रमोशन ले लेते हैं, उन प्रमोटेड पदों के ऊपर तो उनको डायरेक्ट रूप में नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। तब इस बात के लिए मैंने कहा, इसलिए मैंने कहा जी नहीं, नंबर 1। और ये जो भ्रांति फैलाने की राजस्थान के बेरोजगार नवयुवकों के अंदर जो भ्रांति फैलाने की बात की जा रही है कि राजस्थान सरकार ने रोजगार के सारे अवसर समाप्त कर दिए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय लगभग 9.5 लाख युवा, 9.5 लाख युवा जो शिक्षित बेरोजगार हैं तथा 1.5 लाख लोग टेक्निकल शिक्षा प्राप्त बेरोजगार हैं, 7.5 लाख लोग अशिक्षित बेरोजगार लोग हैं, उनको कैसे रोजगार दोगे? आपने विधानसभा में कहा था कि इस विधानसभा में आपने कहा 1 अप्रैल को कि हम माननीय भैरव सिंह जी साहब ने जब पूछा तो आपने कहा इन सारे पदों को भरने की कार्रवाई की जा रही है। और ये आपका जो बाइबल रूपी जो ये घोषणा पत्र है ना, इस बाइबल रूपी जो घोषणा पत्र है, इसमें आप देखें तो आपको पता चलेगा, पृष्ठ पर आपको पता चलेगा कि इसमें आपने लिखा हुआ है कि हम 60 से 58 साल करेंगे और बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे। वो रोजगार आप क्यों नहीं दे रहे हैं? बेरोजगार लोगों के साथ कुठाराघात क्यों कर रहे हैं? और अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल समाप्त। बहुत महत्वपूर्ण मामला है, ये बेरोजगार लोगों का मामला है। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल समाप्त। 8 साल में कितने रोजगार दिए इन्होंने? क्या ये एक ही साल में बेरोजगार हुए हैं सारे? माननीय अध्यक्ष महोदय, 12,000 स्कूल खोली हैं, क्या उसमें रोजगार नहीं मिला? क्या राजीव गांधी जो पाठशाला खोली है उसमें रोजगार नहीं मिला? क्या आपको ये पता ही नहीं है कितना रोजगार दिया है? 12,000। और आप कहते हैं रोजगार नहीं दिया। मामला है ये, बेरोजगारों का मामला है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये सरकार बेरोजगारों को रोजगार देना नहीं चाहती है। ये सरकार इस बाइबल में इस प्रकार का बता, राजस्थान की सरकार ने 30,000 जैसे पवित्र सदन में इस प्रकार का वक्तव्य करके जो आपने 8 साल में नहीं दिया वो हमने 1 साल में दे दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आपकी कैबिनेट का जब फैसला हुआ, आपने तो राजस्थान का ही पट्टा बैठा दिया था। आप क्या बोल रहे हैं? मंत्री ने जो संवाददाताओं को अपनी भावना कही, उस भावना को मैं आपको बता रहा हूं कि प्रश्नकाल समाप्त। मुख्यमंत्री जी ने फैसला प्रश्नकाल समाप्त। संवाददाताओं से बात कही, उसमें उन्होंने लिखा कि फैसला 31 मार्च 99 को लागू होगा। फैसला लागू होने पर करीब 15,000 को नौकरी मिल सकेगी। ये मुख्यमंत्री जी का संवाददाता को कैबिनेट मीटिंग के बाद जो वर्षन था वो ये था कि 15,000 पद खाली होंगे 31 मार्च को और इन 15,000 पदों पर नौजवान को नौकरी मिलेगी। ये 30,000 है आपका, ये मेरा नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी का। माननीय अध्यक्ष महोदय, 20,000 आदमियों को रोजगार मिला है राजीव गांधी पाठशाला के अंदर। राजस्थान के अंदर 20,000 आदमियों को रोजगार जो राजीव गांधी पाठशाला में मिला है, क्या ये रोजगार नहीं मिला इसके अंदर? माननीय दिलावर जी, राजीव गांधी पाठशाला में जो 20,000 नवयुवकों को रोजगार मिला है, क्या इसका नाम रोजगार नहीं है? क्या कांग्रेस सरकार ने 30,000 लोगों को रोजगार दिया है? 30,000 लोगों को रोजगार दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय। देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस पर आपका भी फोटो है, जिस पर लिखा हुआ है
तो आरएसएस के कार्यकर्ताओं को रोजगार की बात कर रहे हैं। आरएसएस के कार्यकर्ताओं को रोजगार कैसे मिले? लोगों को रोजगार देंगे। ये युवा लोगों के साथ धोखा है, इस राजस्थान की जनता के साथ धोखा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे चाहे जो दंड दीजिए, लेकिन ये जनता के साथ, गरीब लोगों के साथ, बेरोजगार लोगों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, ये सहन करने योग्य नहीं है। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री गुलाबचंद कटारिया सदस्य की ओर से राज्य में अकाल राहत कार्य शुरू किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में प्रोफेसर सावर लाल एवं 10 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में अधिकांश जिलों में भयंकर अकाल की स्थिति होने के संबंध में श्री मदन दिलावर सदस्य की ओर से अजमेर के ब्रजानंद स्कूल के 2 बच्चों के अपहरण की कथित घटना के संबंध में डॉक्टर करोड़ीमल सदस्य की ओर से बगरू थाना अंतर्गत देश शोषण की एक घटना के आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री देवी सिंह भाटी सदस्य की ओर से बीकानेर व उत्तर पश्चिम में अकाल की गंभीर समस्या के संबंध में उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव संख्या 3 और 4 पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा। अकाल से संबंधित तीनों प्रस्तावों पर कोई व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस संबंध में अकाल राहत मंत्री जी 27/3/2000 को सदन में वक्तव्य देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं श्री सावरलाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बिनाई के गांव में पेयजल की गंभीर समस्या के संबंध में डॉक्टर केसी चौधरी सदस्य की ओर से ब्यावर में 2 मासूम बच्चों के अपहरण की घटना के संबंध में रामस्वरूप मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र टोडा भीम में 132 केवी विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने के संबंध में डॉक्टर करोड़ीमल सदस्य की ओर से मोवा तहसील के ग्राम गोहड़ी गुजर में स्थापित क्रैशर कंपनी को बंद कराने के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री सावरलाल। प्रार्थना की है कि मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पे आपका ध्यान आकर्षित करने की अनुमति प्रदान की जाए। विषय अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में व्यापक पैमाने आपकी पर्ची आई हुई, आपको अवसर मिलेगा आपसे बोलने इसके उसके बाद में 295 के बाद 295 के बाद। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष भिलाई विधानसभा के गांवों में पेयजल का गंभीर संकट है। व्यक्ति एवं पशु इस समस्या से ग्रस्त है। हैंडपंप सूख रहे हैं, खराब पड़े हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पेयजल योजनाएं जहां जहां हैं, पानी नाम मात्र का है। 10-10 दिन बाद 10 मिनट भी पानी की सप्लाई नहीं दी जा रही है। जहां बीसलपुर के पानी देने हेतु टंकी व पाइपलाइन डल गई, वहां भी पानी नहीं पहुंचा रहे। समय रहते इस समस्या के समाधान हेतु प्रयास नहीं किए तो कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। ग्राम बांधनवाड़ा, गोपालपुरा, कराटी, खेड़ी, गौड़िया, बिनाई, देवलिया कला, सरगांव, केरिया कला, भगवंतपुरा, कोटड़ी, सांगानेर, गोइला, सराणा, पिलोदा, जावड़ा, गणेशपुरा, बाटी, सोगड़िया, गुड्डा खुर्द, गुड्डा कला, दादिया, सापड़दा, मंडावरिया, केरिया,
किशनपुर एवं सभी गांवों में भयंकर किल्लत की वजह से जन आक्रोश है। मैं स्थानीय विधायक होने के नाते अपना फर्ज समझता हूं कि वास्तविक स्थिति की जानकारी राज्य सरकार तक पहुंचे तथा सरकार अविलंब इन स्थानों पर टैंकर से अन्य व्यवस्था से पेयजल उपलब्ध करवाए। माननीय मंत्री महोदय, बहुत गंभीर संकट है और कुछ जगह जहां पर आपकी योजनाएं हैं वहां विशेष रूप से प्रशासन भी टैंकर नहीं लगवा रहा है। मीटिंग में भी ये चर्चा हुई थी, जिला कलेक्टर महोदय को भी हमने कहा था, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि उन गाँवों में बहुत भयंकर संकट है, 10-10 दिन बाद भी 10-10 मिनट पानी नहीं आता, वहां पर कोई व्यवस्था करवाएं सर। डॉक्टर केसी चौधरी। विगत दिनों तारीख 16/3/2000 को ब्यावर के 2 मासूम विद्यार्थियों के अपहरण की घटना असामाजिक तत्वों के गिरोह द्वारा करके उन मासूम बच्चों की निर्मम पिटाई की गई। मैं उक्त घटना को विशेष उल्लेख के जरिए सदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ। छात्र ऋषि वाजपेयी एवं अंजुल वर्मा सायं 5 बजे करीब नियमित ट्यूशन हेतु ब्यावर शहर के खन्ना कॉलोनी के मोड़ पर जा रहे थे कि ब्यावर के कुछ असामाजिक तत्वों ने उनका अपहरण कर मसूदा रोड पर एक फार्म पर ले जाकर बंद कर दिया तथा अमानवीय तरीके से मारपीट की, जिससे बच्चों को शारीरिक व मानसिक चोटें आई है। घटना की संपूर्ण जानकारी ब्यावर के सिटी थाने में बच्चों के अभिभावकों द्वारा दर्ज कराई गई, परंतु उस गंभीर प्रकरण में लिप्त कुछ प्रभावशाली लोगों को सुनियोजित तरीके से पुलिस और प्रशासन बचा रहा है, जिससे ब्यावर शहर में काफ़ी आक्रोश है। इस घटना में सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय के कुछ व्याख्याताओं के इस कार्य में लिप्त होने के काफ़ी साक्ष्य उपलब्ध हैं, परंतु पुलिस और प्रशासन उन्हें बचा रही है, जिससे उन्हें शय मिल रही है तथा वे और भी शहर में आतंक व भय फैलाने की घटनाएं कर सकते हैं। अतः मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि वे असामाजिक तत्वों को विरुद्ध जो इस घटना में लिप्त हैं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के आदेश दें, ताकि छात्र एवं उनके अभिभावकों को व्याप्त असंतोष एवं भय से दूर किया जा सके, वह शिक्षण कार्य सही तरीके से संपादित किया जा सके। श्री रामस्वरूप मीणा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र में 132 केवी के सब स्टेशन स्थापित करने के बारे में महोदय, उपरोक्त विषय में विनम्र निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र टोडा भीम जो कृषि प्रधान इलाका है, अनुसूचित जनजाति बाहुल क्षेत्र है, इस क्षेत्र में किसानों की आजीविका का एकमात्र साधन कृषि है। कृषि ट्यूबवेलों पर आधारित है, ट्यूबवेल बिजली पर आधारित है। इस इलाके में सबसे ज़्यादा बिजली की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में जब से मुझे जनता ने सेवक चुना है, तब से लगातार भाजपा के शासन के समय से ही यहाँ पर 132 केवी के सब स्टेशन के लिए मैं लगातार मांग करता आया हूँ। भाजपा के समय में भी मैंने विधानसभा में यहाँ मांग रखी थी और धरने पर भी मैं कई बार बैठा था। आखिर में इसके लिए अपनी मैंने टांग को भी तुड़वाया था, लेकिन उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी एवं विद्युत मंत्री जी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। उस समय हमारे वर्तमान श्री मुख्यमंत्री महोदय जो लोकप्रिय और हमारे हृदय सम्राट हैं, वो भी उस समय धरने पर बैठे थे। मैंने उसके साथ उस समय गिरफ्तारी भी इस बिजली के लिए उनके साथ दी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी जो यहाँ विराजमान हैं, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्ष से मेरी कांग्रेस की सरकार अब आ गई है, मेरा 132 का सब स्टेशन की आधारशिला आज तक नहीं रखी गई। किसान बिजली के अभाव में त्राहिमाम हो रहे हैं, वोल्टेज बिल्कुल डाउन आते हैं। पहले तो मैं यह कहकर जनता को संतुष्ट करता रहा कि मेरी सरकार नहीं है, जब भी मेरी सरकार आएगी तो मैं इसको लगवा दूंगा। सरकार आने पर आज मैं जनता को क्या कहूं, सरकार तो मेरी अब आ गई और माननीय चंद्र और भान जिनों में चंद्रमा और सूर्य की दोनों की रोशनी वोल्टेज मौजूद है, तब भी मेरी आज तक आधारशिला इस 132 की नहीं रखा हुआ है। मैं बार बार माननीय मंत्री जी से निवेदन करता आया हूं, मुझे आश्वासन भी लगातार देते रहे हैं। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे टोडा भीम में 132 स्टेशन को मेहरबानी करके आप कब लगा रहे हैं,
इसकी आधारशिला आप कब रखे हैं। अब तो सब्र का इंतजार खत्म हो चुका है। मुझे आशा है हमारी लोकप्रिय सरकार, हमारे राजस्थान के अशोक जी महान मुख्यमंत्री बन गए। अब तो मुझे आशा है मेरा सब स्टेशन की आज ही आप घोषणा करेंगे, तब तक इसको रख देंगे। आपने जो मुझे समय लिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री किरोड़ी लाल जी, ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य मंत्री उपाध्यक्ष महोदय, टोडा भीम में 132 केवी का ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत कर दिया गया है। वित्त का प्रबंध होने पर पिछली बार भी कहा था ये अब राम स्वरूप मानने वाला नहीं है मंत्री महोदय साहब। पिछली बार भी कहा था आपने सदन में, आप 6 महीने से सैंक्शन कर रहे हैं साहब। पहले भी आपने बात कर, राम स्वरूप मानने वाला नहीं है। अब नहीं मानेगा, अब धरने पे बैठे। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त का प्रबंध होने पर निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। और मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये जो नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा सन 2000-2001 का, इसमें इनका 132 केवी का ग्रिड सब स्टेशन बना दिया जाएगा। श्री किरोड़ी लाल जी, जो ये दिया है मुझे बहुत बहुत खुशी है। आपको धन्यवाद। आप जल्दी इसकी आधारशिला रखेंगे। वाह, नहीं ऑर्डर नहीं, ये जरूरत है तकनीकी कारणों से। ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, 295 में कई माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही, कई माननीय मंत्री महोदय इसका उत्तर दे देते हैं और बाकी बैठे रहते हैं सदन में होते हुए भी। इस संबंध में क्या आपको यूनिफॉर्म पॉलिसी, यूनिफॉर्म व्यवस्था इसके आप बनाने की कुछ व्यवस्था करेंगे? इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, सुनते रहें, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करें। ये कहते हैं उत्तर देना जरूरी नहीं है, तो बैठे रहना भी जरूरी नहीं है। सदन में आप बैठे हैं, बात सुन रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब सरकार क्या कर रही है? माननीय सदस्य, 295 किस लिए पढ़वाते हैं? 295 की रीडिंग माननीय सदस्य करते हैं, सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो पढ़ने वाले का अपमान होता है, सदन का भी एक तरह से अपमान होता है। आपकी अनुमति से सदन में पढ़ा जाता है और मंत्री उस पर कोई कॉग्निजेंस नहीं लेता। माननीय सदस्य, नहीं उपाध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न विचाराधीन है। माननीय किरोड़ी लाल जी, इसमें विचाराधीन नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले की परंपरा यही है, यदि मंत्री महोदय को उसके बारे में जानकारी हो तो वो जवाब दे सकते हैं। प्रश्न ये नहीं है। एब्रप्टली एक सवाल उठे, प्रश्न ये नहीं आज बच्चे उठ गए, नहीं, और अभी से माननीय मंत्री जी, प्रश्न ये नहीं है जी, प्रश्न ये नहीं है कि मंत्री महोदय जवाब दे। प्रश्न ये है कि माननीय सदस्य बोले जो मंत्री महोदय उपस्थित रहे। प्रश्न ये है, जवाब देने वाली बात नहीं है। इस बात ये प्रश्न विचाराधीन है। लिखित में सभी का उत्तर जवाब देना जरूरी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सम्मानपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, 295 की मंत्रियों का नोटिस तो जाता नहीं है, एडवांस उपस्थित रहे। अब ये बड़ा मुश्किल, जब तक एडवांस नोटिस नहीं होगा तो कैसे उपस्थित रहेंगे? यही मैं आप समझ नहीं रहे हो। आपको ये क्या कह रहे हैं जवाब दो, आप ये तो कह नहीं रहे। आप उनकी सुनो तो सही, कम से कम बैठ करके। तो आप हुजूर की ये आपके पास में जो स्लिप आई है वो कोई कोऑपरेटिव से ताल्लुक की, आपको सूचित कर देंगे। नहीं हो, आपको पहले सूचित कर देंगे। हाँ, पहले सूचित कर दी। उपाध्यक्ष महोदय, आप कौन सा जरूरी काम करने जाएंगे? उपाध्यक्ष बात सुनेंगे नहीं। माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरी पर्ची दी हुई थी हमारे, आ जाएगा। अभी तो 295 चल रहा है ना, तो 295 चल रहा है। पर्ची आ जाएगी, पर्ची का समय आएगा जब। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महुआ तहसील के ग्राम गोंडी गुजर के पुराने खसरा नंबर 6 एवं नए खसरा नंबर 14 एवं 17/2 में होम स्टोन क्रशर कंपनी के नाम से भारी क्षमता की एक क्रशर मशीन आबादी क्षेत्र घोंटी मीना से सटी हुई है तथा वन क्षेत्र से मात्र 20 मीटर की दूरी पर धौला कुआं ऑन रोड पर स्थित है। इस क्रशर के लिए माइनिंग लीज की स्वीकृति ग्राम गोहंडी मीना के खसरा नंबर 6 में दी गई है, जो चारों तरफ से भारी वन क्षेत्र से घिरी हुई है तथा यहाँ जाने के लिए वन क्षेत्र को
क्रॉस करके जाना पड़ता है। ये क्रशर सन 96 से गिट्टी तोड़ने का कार्य कर रही है, जिसकी बारीक डस्ट प्राथमिक विद्यालय के सैकड़ों छात्रों, गोहंडी मीणा की आबादी एवं इसके आसपास के ग्राम कोंडला, खोरा, तेहड़ा, खानपुर, गोहंडी गुजर आदि गांवों में उड़कर भारी मात्रा में लोगों, इन आबादी के क्षेत्र के लोगों में न्यूमोकोनियोसिस जैसी बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस, दमा जैसी जानलेवा बीमारियों से लोगों को ग्रसित होना पड़ रहा है। इस प्लांट को उस जगह स्थापित किया गया है जहां 1 दर्जन से भी ज़्यादा गांवों को पीने के पानी का बहुत बड़ा रिजर्वायर बना हुआ है, जिसमें भारी मात्रा में डस्ट जा रही है। आसपास के खेतों की फसल व वन क्षेत्र तो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। जिस जगह की माइनिंग लीज इस प्लांट को मिली थी, उस जगह से तो 1 ट्रॉली पत्थर भी आज तक नहीं निकाल पाए, वहाँ पत्थर है ही नहीं। सारे का सारा पत्थर करौली जिले की सीमा क्षेत्र के गांव डोरावली, जौन के वन क्षेत्र से एवं भरतपुर जिले के ग्राम निठार, म्यादपुर, बल्लभगढ़, खिरनी, मालपुर के पहाड़ों से तथा जो दौसा जिले के ग्राम कोंडला, ओंडमीना, कुतकपुर, नौगांव, खोरा मुल्ला के उन पहाड़ों से भारी मात्रा में निकाला जा रहा है, जो पूरी तरह से वन क्षेत्र के अधीन आते हैं। इसके कारण वन क्षेत्र पूरी तरह से उजड़ रहा है। क्षेत्र के एक प्रभावशाली नेता की इस क्रशर में साझेदारी होने के कारण वन विभाग के स्थानीय अधिकारियों की खनन कार्य कराने तथा वन क्षेत्र को उजाड़े जाने में पूरी साठगांठ है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को धता बताकर इस क्रशर के मालिकों से जुड़े माफिया वन क्षेत्र को उजाड़ रहे हैं तथा आसपास की आबादी इस बड़ी क्षमता के क्रशर की डस्ट के कारण जानलेवा बीमारियों से जकड़ती जा रही है। अतः पर्यावरण की दृष्टि से जनहित में इस क्रशर को बंद करवाया जाना मैं बहुत ही आवश्यक समझता हूं, जिससे वन क्षेत्र बच सके और लोगों की जान माल की रक्षा हो सके। इतना ही कहना चाहता हूं। श्री मदन दिलावर। इसमें मान्य सदस्य नाम नहीं लिया कि कौन सा मान्य सदस्य, आप नाम बताइए। आप मान्य सदस्य नाम नहीं लिया, आपका तो नहीं है मामला। श्री मदन दिलावर। नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कांग्रेस के बहुत बड़े नेता की खान ये प्लांट है। 295 है पर्ची है, ये 295 है पर्ची नहीं, पर्ची है, पर्ची है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 22 तारीख को बुधवार को अजमेर के क्या पर्ची आप बोल रहे हो, किस पे बोल रहे हो? मैं पर्ची पर बोल रहा हूँ। क्या पर्ची क्या आपकी? वो स्थगन पे बोल गया। 12 जिले में हम सब जानते हैं माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। हाँ बोलो बोलो, अब बोलो, ठीक बोल रहे हो। हम सब जानते हैं कि आजादी हमको कैसे मिली है। आजादी बड़े बलिदानों के बाद हमको आजादी मिली है। लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है और जिस दिन आजादी मिली, उस दिन बड़ा उल्लास मनाया गया, पूरे देश में खुशियां मनाई गई और तब से तय किया गया कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ इन स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवसों का आयोजन किया जाएगा। और तब प्रत्येक विद्यालयों में बच्चों को मिठाई बांटी जाएगी। निरंतर रूप से आजादी से आज तक यदि 12 जिले को छोड़ दें तो सब जिलों में मिठाई का वितरण हुआ। इस बार सरकार के आदेश थे कि नहीं थे मुझे पता नहीं कि मिठाई नहीं बांटी जाए, लेकिन 12 जिला कलेक्टर के मौखिक रूप से निर्देश थे कि किसी भी कीमत पर अब की बार मित्रता को ध्यान में रखते हुए मिठाई का वितरण नहीं किया जाए। 12 जिले में कहीं भी किसी भी विद्यालय में मिठाई का वितरण नहीं हुआ और बच्चे अपने मुंह लटका के घर चले गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस दिन उपाध्यक्ष महोदय में कई गांव में घूमा, मैंने देखा कि वितरण हो रहा है कि नहीं हो रहा। किसी भी विद्यालय में नहीं हुआ। वो चुनाव लड़ने वाले लोगों को थोड़ी शर्म आई और उनका हमारा गणतंत्र दिवस है, तो कई लोग जो चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने उस विद्यालय में मिठाई देकर के बंटवाई। कई जगह पर गांव के लोगों को शर्म आई
उन लोगों ने मिठाई का पैसा देकर के बिठवाई, पर इस सरकार के कलेक्टर आरएस गठाला ने वहां मिठाई बांटने से मना कर दिया। आप जानते स्वतंत्रता के पहले रानी विक्टोरिया हमको मिठाई बांटा करते थे तो हमारे यहाँ के महापुरुष मिठाई को फेंक दिया करते थे। क्या एक गुलामी का दिन था? क्या अभी हम गुलाम हैं जो हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर मिठाई का वितरण नहीं किया जाए? मैं समझता हूं ये एक हमारे गणतंत्र दिवस का अपमान है। इसलिए वहां के जिला कलेक्टर आरएस गठाला को क्या सरकार सजा देगी, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। यहाँ सरकार के माननीय मंत्रीगण बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा इतने महत्वपूर्ण मामले पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, इसलिए आप इस पर अपनी बात बताएं कि आपने मिठाई बांटने के लिए मना किया था या जिला कलेक्टर ने मना किया था या किसके आदेश से वहां मिठाई नहीं बटी, और मिठाई नहीं बटने के कारण क्या रहा, और जिन लोगों ने इस प्रकार के मीटिंग में निर्देश दिए जो वहां के अखबारों में छपा कि यहाँ के जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, उसमें अब की बार मित्रता को ध्यान में रखने के लिए किसी भी विद्यालय में मिठाई का वितरण नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं या गुलामी में जी रहे हैं। क्या हम गुलामी में जी रहे हैं या स्वतंत्र भारत में? मुझे 12 जिले में इसका आभास नहीं होता। लगता है वहां के लोग आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर हमारे दूध मुहे बच्चों को और मिठाई से वंचित रखा जा रहा है। ये घोर अन्याय है और इसकी जितना निंदा की जाए उतनी कम है। ये सरकार छोटे छोटे दूध में बच्चों का मिठाई भी छीन रही है। सुरेंद्र व्यास, इस कृत्य की, इस सरकार के कृत्यों की जितनी निंदा करता हूं वो करूंगा वो भी कम होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस तरह से नाम लेकर के और एक जिलाधिकारी के खिलाफ जिस तरह का ये जो यहाँ पे किया है, एक्सपेंस किया जाए, साथ ही मैं आपको ये निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य का संदिग्ध आचरण देखते हुए जिला कलेक्टर 12 ने इनके खिलाफ जो है जांच तक की जो है वो कार्रवाई कर रखी है। ये आए दिन इस तरह का झगड़े फसाद करते हैं, इनका व्यक्तिगत कोई झगड़ा हो सकता है, उस झगड़े को लेकर के विधानसभा का समय बर्बाद किया जाए और निंदनीय है। मेरे अपराध के लिए मुझे फांसी की सजा दी जाए, लेकिन बच्चों को मिठाई खिलाई जाए। सजा तो आपको दी जाती 302 में, मुझे फांसी की सजा दी जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति 302 का मुलजिम है वो सदन में आकर जिला कलेक्टर के खिलाफ इस तरह का जो है नरगल प्रलाप करे, जिस घोर निंदनीय है। उपाध्यक्ष महोदय, ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर, धन्यवाद के ऑर्डर, उन्होंने फालतू खर्चा नहीं किया, ऐसा कोई सरकारी नियम नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस सदस्य ने यह बात कही है कि मिठाई बांटने से कौन से जिले में मिठाई कलेक्ट, माननीय सदस्य, इसका प्रश्न नहीं है। आप बिराजो, आप बिराजो, मिठाई नहीं बांटी जाए। वहाँ की स्वायत्त शासित संस्थाओं को कहा कि माननीय सदस्य, ये कोई बहस का इश्यू नहीं है भाई। राजस्थान सरकार के बाद पहले 93 बांटते थे, 94 बांटते थे, क्या इनका माननीय सदस्य है कि हमारे को बदनामी करनी इनको? आप बिराजो प्लीज, बिराजो। माननीय सदस्य, बढ़िया कलेक्टर है, सरकार का वफादार है, जो फर्जी काम किए हैं सदस्यों ने उनको उजागर किया है उस कलेक्टर ने, और वो धन्यवाद का पात्र कलेक्टर। ठीक, अच्छा, ऐसे भ्रष्टाचारी को धन्यवाद देते तो मुझे कुछ नहीं। माननीय सदस्य, ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को ये सदन धन्यवाद देता है तो मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जिस विषय पे ऑर्डर प्लीज, आसन का और सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक पर्ची दी थी, एक तो मेरा विनम्र प्रार्थना ये है कि ऑर्डर प्लीज, 295 के पहले परंपरा ये रही है सदन की कि इस प्रकार के विषय की आसन से अनुमति मिलती है 295 के मोशन के पहले। तो मेरी भावना से आप अवगत माननीय अध्यक्ष को करा दें। क्या हो गया? 295 के जो मोशन पढ़ते हैं ना उपाध्यक्ष महोदय, उसके पहले अनुमति ये परंपरा रही है। नहीं रही है, नहीं रही है, आप चेकअप कर लें। आप हमेशा ही बाद में आ रही है, हमेशा पहले रही है उपाध्यक्ष महोदय। चलो आगे चलो। अब उपाध्यक्ष महोदय, मूल बात यह है, आज जयपुर के अंदर जो अतिक्रमण हटाने के नाम से भारी तोड़फोड़ हो रही है उसकी सर्वत्र प्रशंसा है, मैं उसकी मेरिट्स पे कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एक इतना इम्पोर्टेंट मैटर, नहीं इससे नहीं को मतलब है, ये तो जो है सरकार को खुद एक स्टेटमेंट देना चाहिए था, हाउस को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। टोटल कंफ्यूजन है। हेरिटेज सिटी के लिए आप कर रहे हैं, अतिक्रमण पहले से किताब के अंदर अपराध है, गैर कानूनी है। अतिक्रमण हटाने का कोई अभियान आपने कर रखा है या कोई हेरिटेज सिटी का आपने कर रखा है? हेरिटेज सिटी है तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लोन मिलेगा, जो भी फैक्ट्स है
लेकिन इस पैमाने पे यहाँ पे तोड़फोड़ हो रही है कि उसके विषय में मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना ये है कि मंत्री जी का व्यक्तित्व आज नहीं मंडे को अलग से दिलाएं और इस विषय पे सदन को माननीय सदस्यों को कॉन्फ्रेंस पे लिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके मेरिट पे कोई निवेदन नहीं करना चाहता। जब तक गवर्नमेंट का स्टेटमेंट नहीं आए तब तक कोई धारणा बनाना उचित नहीं होगा। तो मीडिया के अंदर भी अभी ये क्लियर नहीं है कि अभियान अतिक्रमण हटाने का अभियान है। अगर अतिक्रमण हटाने का अभियान है तो फिर खाली जयपुर शहर क्यों है? अगर हेरिटेज सिटी का अभियान है तो फिर जयपुर की 4 वॉल्स के बाहर क्यों है? कई सवाल इसके अंदर जुड़े हुए हैं। तो हाँ हो रही है, मैं इससे इनकार नहीं करता ना। इसका मतलब नहीं है रामनारायण जी आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, प्रशंसा का मतलब नहीं आंख में इसकी प्रशंसा की जाए। हम समझ के हम भी प्रशंसा करना चाहते हैं, कोई कमी होगी तो कमी उनके ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। प्रशंसा अपनी अलग चीज़ है। प्रशंसा तो सैडिस्ट प्लेजर होता है, केले के छिलके से गिरता है ना आदमी, उसमें भी लोग मजा लेते हैं। अब बरसों के बरामदे इतिहास बनाए, टोटल बीजेपी ने भी कन्फ्यूजन किया, बरामदों के मामले में बोल गए। बरामदों वालों से किसी की सिंपैथी नहीं है उपाध्यक्ष महोदय। बरामदे वाकई में अनधिकृत थे, जब खाली हुए लोग राजी होते हैं, क्यों नहीं होते हैं राजी? तो भाई लोगों ने जो है बरामदे सरकारी संपत्ति पे कब्जे कर लिए, हमारे मित्र ने तोड़ा है, हमारे मित्र ने हड़ताल कर दी, यानी करी ना आपने, तो वो एक अलग इशू है। ये टोटलिटी के अंदर खाली बरामदों का प्रकरण नहीं है। तो खाली अगर हेरिटेज सिटी का मामला हो तो खाली 4 वॉल्स के अंदर होना चाहिए। बाहर क्यों जा रहे हो आप? बाहर जा रहे हो तो अतिक्रमण हुए कैसे? यानी ये इसमें कई सवाल निहित है। आपके अंडरग्राउंड, माननीय हरि सिंह जी, अंडरग्राउंड तहखाने बन गए। आज आप उनको खाली पकड़ करके ध्वस्त करके सेटिस्फाई हो जाएंगे? सरकारी मशीनरी के बिना सरकारी नहीं, वो अलग बात है, बनेंगे तो इसका मतलब नहीं अपराध फिर होगा, इसलिए उसको अपराध को रोका नहीं जाए, ये तर्क नहीं है। फिर बनेगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो बरामदे के नीचे अतिक्रमण करके लोगों ने तहखाने बनाए, आपने जिम्मेदारी आयद की। तत्कालीन अधिकारियों की बिना मिली भगत किसके नहीं हो सकता। लेकिन बरामदा तो एक बहुत सीमित प्रश्न है उपाध्यक्ष महोदय। ये तो संसार चंद रोड पर कौन से बरामदे हैं? अजमेर रोड पर कौन से बरामदे हैं? आपने अतिक्रमण तोड़े तो गलत थोड़ी तोड़े, अतिक्रमण है। ये उपाध्यक्ष महोदय मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि ये आटे में घुन पिसता है, ऐसे कुछ केसेस हैं, आपकी जानकारी में है या नहीं मुझे नहीं पता, कि जिनका लेजिटिमेट राइट था स्टेट के ज़माने के। हाँ पिसता है, मैं खुद मानता हूँ इस बात को। मैं गाँव में बाहर जो भी है वो उसके विवेचन में मत जाइए। कहने का मतलब कि एक बड़ा अभियान चलता है तो छोटी मोटी जास्ती होती है, कोर्ट भी उस बात को इग्नोर करती है। मैं उस बात के लिए कोई सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता, मैं उसका जस्टिफिकेशन पूछना चाहता हूँ। आपने पहले नोटिस दिए क्या? कई लोग हैं जिनके पास लेजिटिमेट पट्टे थे, स्टेट के ज़माने से थे। अब मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करके सिर्फ आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ। सौभाग्यवश माननीय मंत्री यहाँ विराज रहे हैं, तो राहत मंत्री जी ने जैसे खड़े होकर के, वो तो एक अलग प्रश्न था, प्रश्नकाल के अंदर ही इन्होंने रखवा दिया। मैं तो अपने बिल्कुल नियमानुसार आसन की अनुमति से बोल रहा हूँ और ये आग्रह कर रहा हूँ, ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि माननीय मंत्री जी अपनी सुविधानुसार आज या 27 तारीख को एक स्टेटमेंट, फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स सदन को सामने रखे देवें और सदन को कॉन्फिडेंस लेवें। ये मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना है। इस प्रकार से एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, अतिक्रमण तोड़े जाएं, इसके सारे पक्ष में कोई इसके विरोध में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से शहरों के अंदर और कस्बों के अंदर, आप किस पे बोल रहे हो? अध्यक्ष महोदय, किस पे बोल रहे हो? तकलीफ है इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप बोल किस पे रहे हो? अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति, मेरी अनुमति दी नहीं मैंने। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दी नहीं अनुमति। महोदय बोल क्या? अगर अतिक्रमण है तो निश्चित तौर पर थोड़े हम आपका सहयोग करें, बराबर सहयोग करें, हम किसी माननीय सदस्य विरोध नहीं कर रहे। माननीय सदस्य प्लीज, सिर्फ वित्तीय संकट से ध्यान बंटाने के लिए ये एक अभियान किया है, इससे पार नहीं पड़ने वाली। आप अपना अभियान चलाओ, लेकिन दहशत न फैलाओ। मूल समस्या चाहे अकाल की है चाहे वित्तीय संकट की है, उससे ध्यान अगर मोड़ने का प्रयास करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। जनता इसमें सहयोग देगी। अतिक्रमण तोड़िए। हम ये भी चाहेंगे कि आप इक्का दुक्का ऐसा तो उदाहरण बनाइए, यदि ये आपने हिम्मत की है तो किसी एक IAS को, 2 IAS को तो लपेटिए, जिसमें जैसे बीकानेर की पुराने किले की दीवार जो शहर की है उसके बाहर नोटिफिकेशन जारी था 20 मीटर के अंदर कोई भी निर्माण नहीं होगा, लेकिन UIT चेयरमैन के नाते दुकानें अलॉट कर दी, आवासीय भूखंड माननीय सदस्य, उसके खिलाफ कुछ नहीं माननीय होगा। सदस्य, जिसके पास में पट्टे हैं, अंकित नहीं हो, स्टेट के पट्टे हैं। ये
ये प्रश्न अभी पर्चियों के माध्यम से माननीय सदस्य ने उठाया है। माननीय सदस्य ने कहा कि इसका स्टेटमेंट चाहते हैं, सरकार चाहेगी तो स्टेटमेंट दे देगी। यदि सुनिए, यदि आपको इस प्रश्न को और उठाना है तो किसी और माध्यम से उठाइए, पर्ची के माध्यम से सरकार को स्टेटमेंट के लिए बाध्य नहीं कर सकता। माननीय रिचपाल जी मिर्जा। उपाध्यक्ष महोदय, एक सेकंड। माननीय मिर्जा साहब, मिर्जा जी बिराजे, मंत्री जी बोलना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, या तो ये सदन तय कर दे कि अतिक्रमण को तोड़ना और अवैध निर्माणों को हटाना गलत है। मेरी सुन ले आप, मैं आपके बीच में मैं नहीं बोला हूं, कृपया सुनने की कोशिश करें। हाँ, कृपया सुने। या तो ये तय कर दे कि अतिक्रमण को तोड़ना और अवैध निर्माणों को हटाना गलत है, और या फिर कोई आप ऐसी शिकायत मुझे करें, कृपया सूचित करें कि कोई पक्षपात इस पूरे अभियान के दौरान हुआ हो, किसी आदमी की गलत तामीर को तोड़ दिया गया हो, ये चाहता हूं। आप लिख के दे दें, मुझे सूचित कर दें। आप सूचित कर दें मुझे। बाद में उठा लेना इसको यार। आप समय तय कर लें, आपका स्टेटमेंट आ जाए, फिर हम प्रमाण देंगे कहाँ आपने पक्षपात किया है। आप समय तय करें, आप खड़े होकर कह देंगे आप स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है, उसके बाद हम देंगे कि कहाँ आपने पक्षपात किया है। भाषण से ये जाहिर होता है कि कोई काम अतिक्रमण के अलावा कुछ नहीं होगा, सब अतिक्रमण हट रहे हैं। मत कीजिए, कर दीजिए, अतिक्रमण नहीं हटेंगे। दोनों बात मत कीजिए, आप सदन से तय करवा लीजिए। आप स्पष्ट रूप से कीजिए कि हमें रेगुलराइज नहीं करेंगे। ये दोहरी नीति क्यों? माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य विराजे प्लीज। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप विराजे प्लीज। माननीय सुरेंद्र जी विराजे प्लीज। नहीं, इसमें कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। नहीं, जरूरत ही नहीं ना इसमें। एक निवेदन क्या आपके उपाध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल इलॉजिकल है। मतलब कोई आदमी बोले कि साहब अतिक्रमण हटाने के नाम से आप अतिक्रमण के पक्ष में हो, ये कोई तर्क नहीं हुआ। अतिक्रमण आप हटाइए, आपको हम कह रहे हैं प्रशंसा हो रही है, लेकिन आपका क्या अभियान है, क्या आपका डिसीजन है, आपने क्यों ये अभियान चलाया, कब चलाया, क्या नीति है, कौन कौन से शहरों में लिया, आखिर कोई पॉलिसी का स्टेटमेंट तो आप टेबल पर रखिए साहब, हाउस के अंदर तो आइए आप। अतिक्रमण हटाने के भी कारण बताए जाए। आपने अतिक्रमण सिर्फ जयपुर में हटाओगे, सिर्फ जयपुर में हटाओगे। अब कानून की पालना, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूँ के दोनों तरफ। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, उसी समय कांग्रेस का शासन था। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, जब उस समय अतिक्रमण नहीं हटाए और 40 साल से वो अतिक्रमण है, तो अब अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता पड़ गई, ये बता दें। माननीय सदस्य, उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने हाई ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर विराजे, धज्जियां उड़ाई हैं, ऑर्डर कार्रवाई करने विराजे प्लीज, कोई सख्ती नहीं बरती। सरकार पूरे संयम के साथ काम कर रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं माना जा रहा, लेकिन सरकार पूरा आदर कर रही है। ऑर्डर ऑर्डर प्लीज, सिट डाउन। ऑनरेबल बैठिए प्लीज, बैठिए। मिनिस्टर बोल गए, वो स्टेटमेंट की परिभाषा में आ गया। आई हैव ए राइट टू सीक क्लैरिफिकेशन नाउ। अब जो ये एकदम आप बोल गए, चेयर इज ऑन इट्स लेग्स प्लीज। माननीय सदस्य विराजे, आप विराजे। मंत्री जी बोल गए, वो वक्तव्य की परिभाषा में मैं खड़ा हूँ ना, मुझे स्पष्टीकरण लेने का अधिकार है। अधिकार तो मैं दूंगा जब नियमों में नहीं, आपके बिना दिए है नियमों में। आप विराजे प्लीज। आप सिर्फ व्यवस्था देंगे, आप विराजे, सिर्फ व्यवस्था देंगे, अधिकार आप नहीं देंगे। आप विराजे नियमों में, आप विराजे। एक मिनट, आप विराजे। माननीय मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया, जो बात उनको कहनी थी बहुत स्पष्ट कह दी। आप स्वयं इस बात की प्रशंसा कर रहे हो कि अतिक्रमण हट रहा है, बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद इशू क्या है? व्हाट इज द इशू नाउ? देयर इज नो इशू। हम ऐतराज कर रहे हैं। नहीं कोई, एक तरफ आप स्वयं तारीफ कर रहे हो जिस काम की, दूसरी तरफ सरकारी अतिक्रमण करके कियोस्क बना रहे हैं। माननीय मिर्जा जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अधिकांश जिलों में लोगों का मुख्य धंधा है पशुपालन और खेती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नागौर जिले में नागौर का बछड़ा और बैल मशहूर है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 27/1/2000 को एक ऐसी रोक लगा दी जिससे हमारा पशुधन और हमारे जिले के पशुपालकों का जीवन संकट में पड़ गया। 3 वर्ष से कम उम्र के बछड़े का
राजस्थान से बाहर ले जाने के निर्यात पर रोक लगा दी। तो अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पशुपालन मंत्री जी यहाँ विराजे हैं, उनसे मांग करना चाहता हूँ कि इस कानून में बदलाव किया जाए, एक्ट में संशोधन किया जाए, ताकि हमारे जिले के पशु मेले बर्बाद न हो। एशिया के सबसे बड़े पशु मेले नागौर, परबसर, डेगाना, डीडवाना, बकरी हमारे जिले में लगते हैं। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो बछड़े 6 माह से लगाकर 4.5 साल की उम्र तक के बछड़े मेले में बेचते हैं, उनको कभी आज तक कटने के लिए नहीं गए। वो सिर्फ खेती के उपयोग में लिए जाते हैं। और काश्तकारी बिहार, यूपी और हरियाणा और मध्य प्रदेश के व्यापारी इन मेलों में आते हैं, वो उन बछड़ों को खरीदते हैं और राजस्थान के बाहर ले जाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस रोक के बाद हमारे जिले में 2 फसल तो खेती की मानते थे, 1 फसल इन मेलों की मानते थे। पूर्णतया ये मेले अब की फैल रहे, ना लोगों ने खरीदे, और जो पशुपालक यहाँ बछड़े बेचने के लिए आए, उन्हें इस रोग से घोर निराशा हुई। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार के पशुपालन मंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि इस एक्ट में संशोधन करके इन बछड़ों पे जो रोक लगाई उसको हटाया जाए और नागौर जिले की नस्ल को बचाया जाए, वहाँ के पशुपालकों को राहत दिलाई जाए। इधर तो अकाल की छाया और 2 बीमार, ऊपर से उनके बछड़े नहीं बिके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोगों ने वैसे ही गायें छोड़ दी पहले ही, और अब जब 3 साल तक के बछड़े को नहीं ले जाने दिया जाएगा, 3 साल का तो सांड हो जाता है, बेकाबू हो जाता है। वो 3 साल तक बछड़ा काश्तकार पशुपालक अपने घर में रख सकता है क्या? तो मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ, इसको जल्दी से जल्दी इस मामले में कानून में संशोधन करके इस रोक को हटाई जाकर, और पशुपालन मंत्री जी कुछ कहेंगे इस बारे में, उनसे आशा है। मैं इतना ही आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। श्री राजेंद्र सिंह राठौड़। माननीय पशुपालन मंत्री जी कह रहे हैं साहब, पशुपालकों के लिए माननीय सदस्य कह रहे हैं साहब, माननीय सदस्य पशुपालन मंत्री जी कुछ माननीय मंत्री, ये तो बहस हो गई नहीं तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप विराजिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं तो उसमें कहा, मैं कहूंगा जब बोलेंगे ना, आप विराजो। आसन की अनुमति से बोल रहे हैं प्लीज। ये एक गंभीर मसला है, ये मारवाड़ का, पूरा राजस्थान का मसला है। बछड़ों के संबंध में ही कुछ है, वहाँ बछड़े कटते हैं, व्यापारी नहीं ले जाते, गाय गोवंश को काटते, इसे गोवंश यहाँ से जाना नहीं चाहिए, बछड़े यहाँ से जाना नहीं चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने विरोधी में नंगा करा करके रोक लगवाई है, जाना नहीं चाहिए, गोवंश को जो प्रतिबंध है, मारवाड़ के पशुपालन प्रतिबंध पशुपालन गोवंश यहाँ से जाना नहीं चाहिए, बछड़े यहाँ से जाना नहीं चाहिए। अरे क्यों कटवा रहे गाय ना, आपकी बोलो, आपकी बोलो, गाय को सरकार क्या करना चाहती है? ये 3000 बजे नागौर के बछड़ों को अगर व्यापारी करना तो नागौर वाले करें, उनको आपके समक्ष इसी संबंध में हमारे इसी मामला है। मारवाड़ का ये पशुधन है, मारवाड़ में ये खेती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे हम ये आपकी अनुमति से बोलना चाहते हैं। सारा प्रश्न ये गंभीर मसला है। आप बैठिए, नीचे बैठिए। ये सारा प्रश्न जब ये तय हो गया है कि अकाल पर ये चर्चा होगी, एक इस बिल उसी से संबंधित है, अकाल से नहीं, उसी से संबंधित है। बछड़े क्यों जा रहे हैं? अलग मसला, ये गंभीर मसला है। बछड़ों के संबंध में, बछड़ों के संबंध में जो विशेष परिस्थिति बनी हुई है, बछड़े बाहर क्यों जा रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, ये पशुपालक के जो बछड़े हैं आप समझ नहीं वो मेलों में बिकने बंद हो गए। क्यों जा रहे हैं बाहर? माननीय कोर्ट के इंटरफेरेंस से हुआ है। ये अकाल का मामला नहीं है, पशुधन का मामला है, बछड़ों का मामला है। ये अकाल से एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा, उसमें एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। पशुपालक बर्बाद हो जाएंगे, इश्यू तो एक ही है ना, नहीं बिकेंगे और बाहर नहीं जाएंगे, मेलों से खरीद के नहीं ले जाएंगे, तो मारवाड़ के पशुपालक बर्बाद हो जाएंगे। ये खेती है, बाहर नहीं ले जाने दे रहे। तो गाँव में अग्रतः संतु, गाँव में संतु पृष्ठतः, गवाम मध्य वशाम्य हम, ये शास्त्र युक्त है। गोवंश को बचाने के उपाय गाँव में अग्रतः संतु, गाँव में संतु पृष्ठतः, गवाम मध्य वशाम्य हम। माननीय सदस्य, वैसे ये इश्यू उससे जुड़ा हुआ है,
लेकिन आप चाहते हैं कि 1 मिनट, ये अकाल राज से नहीं है साहब। मंत्री जी को बोले तो मंत्री जी को बोलने उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राज से नहीं है, ये पशुपालन का अलग है, अकाल राज से नहीं है। ये एक ये पशुओं का बिक्री का मामला है, ये बैलों का बिक्री का सामने। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है वो बिल्कुल विचारणीय और मैं उससे सहमत हूँ। राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने निर्णय दिनांक 20 जनवरी सन 2000 में, जब वो राजस्थान में एक एक्ट बना 1995 में, राजस्थान बोवाइन एनिमल प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्पररी माइग्रेशन और एक्सपोर्ट एक्ट 1995 की व्याख्या कर रहे थे इस रिट पिटीशन में। उनके सामने जो पार्टीज गई थीं वो थी अखिल भारतीय कृषि गौ सेवा संघ एंड अदर्स। उन्होंने ये कहा कि राजस्थान से बाहर कुछ बछड़े भेजे जा रहे हैं और उनको परमिट गलत दे दिए गए हैं जो कि इस एक्ट के तहत में नहीं दिए जाने चाहिए थे। उसकी व्याख्या करते समय माननीय हाई कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि राजस्थान से बाहर कृषि के लिए अथवा डेयरी के कार्य के लिए ही गौवंश को बाहर भेजा जा सकता है, और काफ जिनकी उम्र 3 साल से कम है वो किसी के प्रयोजन में नहीं आ सकते, इसलिए इनको राजस्थान से बाहर निर्यात नहीं किया जा सकता। इससे 3 साल से कम बछड़े की उम्र के जो बछड़े हैं उन्हें परमिट देना राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक वर्जित हो गया। सरकार इस निर्णय के विरोध में, इस निर्णय के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में भी जा रही है, लेकिन मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो जो कह रहे हैं कि 3 साल से कम उम्र वाले बछड़े भी बाहर भेजे जा सकते हैं और जो बाहर ले जाएं उनको खेती के काम के लिए पाल पोष करके बड़ा करके खेती काम में ला सकते हैं। इसलिए और अब तक ऐसा होता चला रहा है, अब तक पिछले सैकड़ों साल से गुजरात को, बिहार को, यूपी को, हरियाणा को बछड़े जाते रहे और 3 साल से कम उम्र वाले भी जाते रहे, क्योंकि जो ले जाने वाले हैं वो उन्हें खेती काम को भी ले जाते हैं। सरकार की ये नीति है कि हम बच के लिए तो किसी को बाहर नहीं जाने देंगे, लेकिन खेती के प्रयोजन के लिए, चाहे वो आज प्रयोजन में आएँ या कुछ दिन बाद भविष्य में प्रयोजन में आएँ, उनको हम बाहर भेजने के लिए कानून में जो मुनासिब संशोधन होगा उस करने के लिए विचार कर रहे हैं। श्री राजेंद्र सिंह राठौड़। महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि पिछले 1 महीने और 2 दिन से 2 लाख से ज़्यादा की आबादी वाला चूरू जिला मुख्यालय अंधेरे में डूबा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड ये कहता है कि वो नगर परिषद से किराए के पेटे कुछ राशि मांगता है, और उपाध्यक्ष महोदय नगर पालिका ये कहती है कि हमें राजस्थान राज्य विद्युत मंडल से घरे कर के रूप में, चुंगी की बकाया के रूप में और किराए के रूप में उनको 63 लाख रुपए के लगभग राशि वो मांगती है। खातों का समायोजन हुए काफ़ी समय हो गया और इन्होंने बिजली काट दी, और उसका अर्थ ये हुआ कि आज वहाँ चोरियों की तादाद बढ़ गई। जन कल्याणकारी सरकार है, कम से कम कोई एक व्यक्ति, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट डिफाल्टर हो, कितनी बड़ी संख्या में आपके पास बकाया राशि होगी उनके खिलाफ, उनसे आप वसूलते नहीं हो, और आपने सब लोगों का प्रकाश व्यवस्था छिन्न भिन्न करके वहाँ के जीवन, सामान्य जीवन को आपने डिस्टर्ब करने का काम किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा, आज राजस्थान में चूरू नगर पालिका नहीं, अधिकांश नगर पालिका आज स्ट्रीट लाइट के पैसे जमा नहीं करा पाती। चूंकि समाप्त हो गई, निश्चित रूप में थोड़ी सी राशि चूंगी के पेटे मिलती है, तनख्वाह चुकाने का पैसा नहीं। मनोरंजन कर के नाम पर आज भी 22 करोड़ रुपया राजस्थान की नगर पालिकाएं स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग से मांगती है। ऐसी हालात के अंदर जो इन्होंने कनेक्शन काटे हैं, और वो भी उपाध्यक्ष महोदय एक राजगढ़ का और एक चूरू का, क्योंकि राजगढ़ से भी इस बार कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई और निर्दलीय विधायक जीत के आ गए, और चूरू में इनकी कभी पार पड़ती नहीं। आपने क्यों नहीं दूसरी जगह पर अगर कोई बात थी सामान्य पद्धति से आप बाकी लोगों के भी कनेक्शन काटते। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि ये सारा मसला कोई एक व्यक्ति से, एक संस्था से नहीं, ये चूरू जिला मुख्यालय और राजगढ़ में रहने वाले लाखों लोगों से जुड़ा हुआ है। वहां रोज दुर्घटनाएं होनी प्रारंभ हो गई, और इस सारे के खिलाफ 18 तारीख को वहां के अध्यक्ष सहित सारे लोग धरने पर बैठे हैं। एक तरफ आपने व्यापक तोड़फोड़ चालू कर रखी है, सौंदर्यीकरण के नाम पर लोगों को उजाड़ रहे हैं, गरीब लोगों का घर तोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अपने दायित्व से भाग रहे हैं। इसलिए ये उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा, ऊर्जा मंत्री जी ये कहते हैं कि बिजली बोर्ड का घाटा है। निश्चित तौर पर कुछ इस तरह के काम है
चाहे चिकित्सालय हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सार्वजनिक प्रकाश का मामला हो, ये लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व है। हर मामले के अंदर वित्त व्यवस्था नहीं है, वित्त व्यवस्था नहीं है, ये कहकर सरकार अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए मैं चाहूंगा ऊर्जा मंत्री जी, आप कृपया लोगों की पीड़ा को समझो। अरे ये भेदभाव की नीति है ना, इस भेदभाव की नीति को भी आप तोड़ो। आप ये मत समझें कि आप शासन में आ गए तो हमेशा हमेशा के लिए शासन में आ गए। ये जिस पद्धति पर आप चल रहे हो, आपसे लोगों को उम्मीद है, मैं समझता हूँ बिल्कुल कतई उचित नहीं है। दोबारा कभी मौका आएगा, लोग भी उसी तरह का व्यवहार करेंगे जो इस लोकतंत्र के अंदर ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप तुरंत आज निर्देश दें और निर्देश देकर चूरू नगर पालिका और राजगढ़ नगरीय क्षेत्र के अंदर स्ट्रीट लाइट का जो कनेक्शन आपने काटा है, उस कनेक्शन को आप वापस जोड़ें। नंबर 2 बात मैं ये चाहूंगा कि खातों का समायोजन हो जाए। पिछली बार भी आपने 3 दिन के लिए काटा था, उस वक्त जन आंदोलन वापस जुड़ गया। तो आप कम से कम कितना पैसा बिजली बोर्ड मांगता है, कितना पैसा नगर पालिका मांगती है, दोनों का खातों का समायोजन हुआ नहीं और आपने अचानक जाकर बिजली का कनेक्शन काट दिया। खातों का समायोजन हो, उससे पहले ऊर्जा मंत्री महोदय मेरे आपसे निवेदन है, मेरी आपसे व्यक्तिगत प्रार्थना भी है कि लोगों के कष्ट को देखते हुए वहां चोरियां हो रही है, वहां एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, इसलिए उस प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त करें। आप ईद का त्योहार चला गया, होली का त्योहार चला गया, कम से कम कुछ तो संवेदनशीलता और पारदर्शिता की बात करते करते कुछ तो संवेदन बनिए। एक तरफ जिस तरह का तांडव आप जयपुर में कर रहे हो, चूरू में कर रहे हो सुंदरीकरण के नाम पर, आप उस तांडव के साथ इस तरह की सौगात देना चाहते हो, ये कतई उचित नहीं है ऊर्जा मंत्री जी। उपाध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य का ये कथन कतई सत्य नहीं है कि ये कोई राजनीतिक भेदभाव के आधार पर वहाँ पर स्ट्रीट लाइट का विद्युत का कनेक्शन का विच्छेद किया गया है। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को जानकारी देना चाहूँगा कि चूरू और राजगढ़ के अलावा भी अन्य कई म्यूनिसिपैलिटीज़ में भी कनेक्शन काटे हुए हैं और पहले भी काटे गए हैं। जहाँ तक वो नहीं पूरे राजस्थान में जहाँ म्यूनिसिपैलिटी उनको बोलने दीजिए, आप कह दीजिए सबके काटे हुए। ऐसा है, बोलने दीजिए। ऐसा है उपाध्यक्ष महोदय, ये इनका कहना सही है कि कुछ जगह काटे जाते हैं, कुछ जगह नहीं काटे जाते हैं, लेकिन ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि सबको नोटिस दिए हुए हैं। ये बकाया तो कई म्यूनिसिपैलिटीज़ पर हैं और एक साथ कोई काटना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन कई म्यूनिसिपैलिटीज़ को जब नोटिस देते हैं तो वो एक कुछ धनराशि जमा करा देते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य चूरू से आते हैं, उनसे भी अनुरोध करूँगा कि हमारी कोई जिद नहीं है कि हम कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे। आपकी बेटा अपनी जगह सही हो सकती है। मैं जब चूरू में गया था दौरे पर, तब भी वहाँ पर जनप्रतिनिधि और सब लोग मिले थे। असल में एक तो ये है कि उपाध्यक्ष महोदय, सब म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं वो एक कैटेगरी के नहीं है और सब पर एक समान बकाया नहीं है। ये माननीय सदस्य जहाँ की बात कर रहे हैं, उस म्यूनिसिपैलिटी पर 68 लाख रुपए का बकाया है। नंबर 2, ये अभी फैसला किया विद्युत मंडल ने कि म्यूनिसिपैलिटीज़ की हालत हम भी जानते हैं कि अच्छी नहीं है, तो जो LPS होता है, जो इंटरेस्ट होता है, लेट पेमेंट जो सरचार्ज होता है, हमने उनसे आग्रह किया कि हम इसको माफ़ कर देंगे यदि आप ये बकाया पैसा जमा करा देते हैं। हमने उनको ये भी छूट दी कि आप यदि पूरा बकाया एक साथ नहीं जमा करा सकते तो किस्त में जमा करा दीजिए। हमने उनसे यहाँ तक भी कहा कि आप लमसम में कुछ जमा कराइए, लेकिन कम से कम करंट बिल तो आप जमा कराइए। चूरू म्यूनिसिपैलिटी की स्थिति यह है कि जो जो हमने छूट दी उसको किसी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि चूरू और राजगढ़ नहीं है, जो मेरी जानकारी है और मैं जानकारी आज प्राप्त कर लूँगा, कम से कम 15 से 20 म्यूनिसिपैलिटीज़ में ये कनेक्शंस आज भी कटे हुए होंगे और पहले भी कटे। आपके ये 12 से आने वाले माननीय सदस्य भी कहेंगे, ये स्वयं शासन मंत्री जी वहाँ के हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और इनके अभी इनको अच्छी तरह जानकारी है। जब उन्होंने कहा कि हम 4 लाख रुपए जमा करा देंगे और बाकी किस्तें बाद में जमा करा देंगे, हमने कनेक्शन चालू कर दिया। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप स्थिति जानते हो और कनेक्शन जो कट रहे हैं केवल वहाँ के नहीं कट रहे हैं, पूरे राजस्थान में। जब किसान का कनेक्शन कट सकता है, एक गरीब का कनेक्शन कट सकता है, एक साधारण आदमी का कनेक्शन कट सकता है,
तो म्यूनिसिपैलिटी का कनेक्शन क्यों नहीं कट सकता? पीएचईडी की बात तो फ्री मेरे समझ में आती है, पीएचईडी के बकाया आपके यहाँ पर चूरू में काफ़ी, लेकिन माना कि ये गर्मी का मौसम है, हमने उनको समय दिया, पीएचईडी ने कुछ पैसा जमा कराया। उपाध्यक्ष महोदय, पीएचईडी के और म्यूनिसिपैलिटी के कुल मिला के यदि रुपये में 50 करोड़ से ज़्यादा बकाया है। विद्युत मंडल के वित्तीय हालात को आप लोग भी समझते हैं। आप बार बार ये कहते हैं कि म्यूनिसिपैलिटीज़ की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये म्यूनिसिपैलिटीज़ की आर्थिक स्थिति खराब किसने की है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप लंबे समय तक शासनकाल में रहे हो, आज विद्युत मंडल की कौन सी स्थिति अच्छी है? स्थिति दोनों की खराब है। और मैं उपाध्यक्ष महोदय इस अवसर पर ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि म्यूनिसिपैलिटीज़ की स्थिति सुधरे, इसके लिए वित्त मंत्री जी बैठे हैं, उन्हें कुछ प्रयास करने चाहिए और हम सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। और जो चुने हुए जो बोर्ड हैं वो भी कहते हैं कि हमें कोई टैक्स वसूलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि उनके बीच में कोई समायोजन नहीं हो रहा है, ये बात सही नहीं है। गृह कर का सवाल है, मैंने कहा गृह कर का जितना पैसा आपका है वो मान लेते हैं, बकाया का आप इंतजाम कर दो। जयपुर में भी कटा है, आपको बताना चाहूँगा, जब जयपुर में गृह कर का फैसला हुआ उसको समायोजित कर दिया, कनेक्शन चालू कर दिए। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, म्यूनिसिपैलिटी में बैठे लोग ये कहते हैं कि ये ट्रांसफार्मर यहाँ लगा हुआ है, ये पोल यहाँ पर लगा हुआ है, इसका भी हम टैक्स लेंगे। तो ये तो लाखों पोल लगे हुए हैं गाँव के अंदर, हर किसान के खेत से लाइन गई हुई है। क्या विद्युत मंडल सबको उनका उन लाइनों का, उन ट्रांसफार्मर्स का और उन जो खंबे हैं उनका राजस्थान भर में किसानों को, गाँव वालों को कोई किराया दे सकता है? ये कोई व्यवहारिक है? ये नहीं संभव है। और दूसरी बात और ये मैं कहना चाहूँगा, आप खुद सरकार को बदनाम मत कीजिए। आप वहाँ भी भाषण देते हो कि सरकार ने ये कनेक्शन काटा है। एक तरफ तो स्वायत्तता का पक्ष करते हो आप कि ये स्वायत्तशासी संगठन है, इसमें दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। और आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, वहाँ के जो इलेक्टेड चेयरमैन हैं वो आपकी पार्टी के, उन्होंने क्या चालाकी की है, अपने खुद का जो ऑफिस जहाँ वो बैठते हैं वहाँ का तो बिल जमा करा दिया और स्ट्रीट लाइट का बिल जमा नहीं करा रहे हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, आप कुछ विद्युत मंडल का सहयोग कीजिए, हम उनकी किस्त बांध देंगे, हम उनका LPS माफ़ कर देंगे और मेहरबानी करके इतना तो कीजिए कि वो करंट बिल चुकाएं। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, आप जो रियायत म्यूनसिपैलिटीज को दे रहे हो वो पंचायतों को भी दे दीजिए। आप जो रियायत म्यूनसिपैलिटीज को दे रहे हैं, हाँ, वो पंचायतों को भी दे दीजिए। हाँ, दे देंगे, पंचायतों को भी दे देंगे, PHD को भी दे देंगे और म्यूनिसिपैलिटी को भी दे देंगे और कॉमन कंज्यूमर को भी हम देने जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो नगरपालिका का था, PHD का तो था नहीं। और मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ, हमारे डिमांड नोट जिसके करोड़ों रुपए आप में बाकी पड़े हैं, आप जमा कराते नहीं हो और आप इस तरह का लांछन लगाकर डिपार्टमेंट को आप जवाब तो उनको देना चाहिए, मुझे देने की जरूरत नहीं थी। आप में हम कितना मांगते हैं आपको मालूम नहीं है। मैं हमारे करोड़ों रुपये डिमांड नोटिस के जमा पड़े हैं, 2-2 साल से उन्होंने जमा या बाहर डिस्कस कर लो, यहाँ जो डिस्कस करते ये नहीं, एक मिनट आप उपाध्यक्ष महोदय, ऑर्डर नहीं उपाध्यक्ष महोदय, आप बैठिए, सदन के मेज पर रखे जाने वाले उपाध्यक्ष महोदय, नहीं ये माननीय मंत्री जी सही कर रहे हैं। ऑर्डर माननीय मंत्री जी, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। मेरा इरादा वो नहीं था। PHD के बारे में ये बात माननीय मंत्री जी सही कह रहे हैं कि PHD जो कनेक्शंस लेना चाहती है ट्यूबवेल के लिए, उसके वास्तव में आप बात कर लेना ना, नहीं ऐसी कोई बात भी नहीं है। उसके जो कनेक्शंस बकाया हैं उन कनेक्शंस को हम उन कनेक्शंस को हम जल्दी से जल्दी देंगे, मैं ये कहना चाहूंगा। और मैंने जो बात की थी उसका रेफरेंस दूसरा था, ये बात सही है। आपके माननीय उपनिवेशन मंत्री, देंगे, माननीय उपनिवेशन मंत्री, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप अपने कैबिनेट में बैठ के फैसला करें। ऑर्डर प्लीज। मंत्री यहाँ हाउस में चर्चा करें, ये सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है। ऑर्डर भी माननीय मंत्रियों को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपना कैबिनेट में फैसला करें और यहाँ हाउस में इस प्रकार की चर्चा होती है। ऑर्डर अच्छा नहीं, पूरा रिफ्लेक्शन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में दिए गए उल्लेख के अनुसार ऑर्डर और उनकी कोई यहाँ जवाब नहीं है। विराजिए ना,
कार्यवाही के ऊपर कोई वरिष्ठ मंत्री मुख्यमंत्री बोले का मामला नहीं उपाध्यक्ष महोदय। मामला होता नहीं उठाता। क्या है बताएं अध्यक्ष महोदय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार उपनिवेशन विभाग की 8 अधिसूचनाएं एवं एक शुद्धि पत्र सदन की मेज पर रखती हूँ। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापन श्री हरि सिंह जी। ऑर्डर प्लीज। उपाध्यक्ष महोदय, ऑर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 6ठे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 6ठे प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के 6ठे प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। जो पक्ष में हाँ कहे, जो विपक्ष में ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गई। अनुपूरक अनुदान की मांगों पर उपस्थापन वित्त मंत्री जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1999-2000 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन करता हूँ। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद के लिए समय का आवंटन मैं मान्य सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद के लिए लगभग 14 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिए जाने का समय भी सम्मिलित है। विविध पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस 10 घंटे 46 मिनट। मान्य सदस्य बात न करें। इंडियन नेशनल कांग्रेस 10 घंटे 46 मिनट। भारतीय जनता पार्टी 2 घंटे 6 मिनट। निर्दलीय लोकतांत्रिक कांग्रेस विधायक दल समूह 30 मिनट। जनता दल 13 मिनट। बहुजन समाज पार्टी 10 मिनट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 5 मिनट। राष्ट्रीय जनता दल 5 मिनट। निर्दलीय 5 मिनट। माननीय श्री लक्ष्मण सिंह जी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप से धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। इस सत्र में एकत्रित हम राजस्थान विधानसभा के सदस्यगण राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिए गए अभिभाषण